मिनट्स मिल रहे हैं आपको? 180 मिनट्स। मतलब 1 मिनट में आपको 7 शब्द लिखने हैं। 1 मिनट में 7 शब्द, 7 से 8 शब्द ये मान के चलिए, ठीक है। और 1 घंटे में अगर देखा जाए तो कम से कम 425 वर्ड आपको लिखना है, राइट, 425 वर्ड्स। अब उसमें आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि आया और लिख दिया, आप सोचना है, आपको डायग्राम फ्लो चार्ट बनाना है आपको। मतलब आपको सोचने के लिए आधा मिनट मिलेगा, आधे मिनट में ही आपको डिजाइन करना है कि इसमें बेस्ट मैं क्या कर सकता हूँ। आपको डाटा याद आना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट सबसे पहले तो याद आना चाहिए, और अगर ये दोनों नहीं आ रहा है तो भी हम कैसे डील करें उसको, ये सबसे बड़ी कला होती है। कि अगर मुझे नहीं आ रहा है उसके बारे में मैं नहीं पढ़ा ही नहीं हूं मैं, क्योंकि हर चीज आप नहीं पढ़ सकते। और पेपर 7 का जो नेचर है वो कुछ ऐसा ही है जिसको हम डील करने वाले हैं आज, कि यू नेवर नो कि भाई उसमें आएगा क्या। तो डीलिंग वहां पर बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। रुक गया आपका पेन मतलब गया, कोई ना कोई क्वेश्चन फिर छूटने वाला है आपका, या हड़बड़ी बनाओगे, ठीक है। तो बेटर क्या है, जो मुझे लगता है, ये पेपर, ठीक है, इसी के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, ठीक है। और पार्ट 3 में डील करने आया हूँ इसका जो आया था, ठीक है। तो जो मुझे लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, सबसे पहले आपको बड़े क्वेश्चंस को काउंटर करना चाहिए। आप जाइए सबसे पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन, एक दो जो है उसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दो, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। तो कम से कम जो पहले पेज के क्वेश्चंस हैं, 2-3 क्वेश्चन शुरू के अच्छे लिख दो। उससे क्या होता है, आपका हाथ भी खुल जाता है ना, क्योंकि इतने टेंस माहौल में आप रहते हो। मतलब आप समझ लीजिए कि जो 3 दिन की थकावट है, ठीक है, उसमें आप जाके लिखने वाले हो, तो थोड़ा हाथ जो है सीवर करता है, कांपता है हाथ थोड़ा सा। अच्छा, और दूसरा चीज, उसके पहले भी जो सबसे महत्वपूर्ण चरण चरण है वो है गोला फील करना। अभी कई बच्चों के साथ ऐसा हुआ है ना, कि वो लोग, ऐसा हो गया कि बाकी के उनके पेपर इसलिए बिगड़ गए क्योंकि जो शुरू में OMR भरना रहता है वहां पर, तो उसमें उन्होंने क्या किया, जो मेंस एप्लीकेशन नंबर उसकी जगह रोल नंबर लिख दिया, या किसी का गोला गलत हो गया, हड़बड़ी, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि आपको बड़ी तसल्ली से उसको भरना है, क्योंकि अगर वो गलत हो गया तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर आपका OMR शीट करेक्टली फिल नहीं है तो आपका जो QAB है, मतलब क्वेश्चन आंसर बुकलेट, वो चेक नहीं होगा, है ना। तो आप मान के चलिए कि भाई मान लो दूसरे पेपर के दौरान ये हादसा हो गया, है ना, या तीसरे पेपर के दौरान हादसा हो गया, उसके बाद आप नहीं दिला पाएंगे एग्जाम, क्योंकि आपको टेंशन रहेगा कि भाई मेरा चेक होगा नहीं होगा। तो कुछ ऐसे भी हुए हैं, ठीक है। और ज्यादा दूर की बात नहीं, मेरा जो फ्रेंड है वो नायब तहसीलदार, अभी उसके साथ वैसा हो गया। अब वो बेचारा टेंशन में बाकी पेपर उसके बिगड़ गए। तो इसलिए बड़ी सावधानी से उसको भरना रहता है। उसके बाद फिर आप आराम से उसको भर लो, थोड़ा टाइम लगेगा। कई लोग ऐसा होगा लिखना चालू कर देंगे, आपको लगेगा कि भाई मेरे से मतलब मैं नहीं लिख पाया हूँ या भर नहीं पाया हूँ, ठीक है, और ये लिखना भी चालू कर दिया, तो उसमें हड़बड़ाओ मत, आप आराम से अपना उसको भर लो। उसको तो अच्छे से रखो आप, साइन करते हुए भी आप उसको कोशिश करें कि भाई जो नीचे साइन होता है वहां पर उसको भी ठीक से करें, क्योंकि हड़बड़ी में वो भी गड़बड़ हो जाता है। तो कोई गुंजाइश, मतलब इस टाइप के जो सिली मिस्टेक्स है उसके लिए आपको नहीं रखनी है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, आप बैठिए और अपना आराम से 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कीजिए। हाथ आपका थोड़ा जम जाएगा, खुल जाएगा, है ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आएगा, 1-2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे तो। उसके बाद आप सीधा मूव कर जाइए किस पे बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चन। सबसे पहले पास होने का जुगाड़ कर लो अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, पार्ट 1 जो है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करिए आप, जो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है, ये पहले पार्ट में मिलेगा और आपको मिलेगा किसमें, तीसरे पार्ट में, राइट। मेंस का जो पेपर है, देखो ना सिलेबस आपको पता है ना सबको। तो जो पहला पार्ट है और जो तीसरा पार्ट है, वहां जो 15 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है, उसको इत्मीनान से आप बना लीजिए, थोड़ा रुक के, सोच के, है ना, साइनॉप्सिस बना के। क्योंकि अभी क्या कर रहा है वो, इस बार पूरा 360 डिग्री चेंज हो गया है पैटर्न जो है आपका।
अभी क्या कर रहा है कि वो जो बड़े अपन सोचते हैं ना कि भाई ये टॉपिक है, जैसे तुम लोगों को मैं दर्शन शास्त्र पढ़ाया था, उसमें जैसे मैंने आपको सभी चीज पढ़ाया है ना, मतलब पूरा कवर हुआ। अगर आप मिला के देखेंगे उस क्वेश्चन पेपर को तो हमने जो पढ़ा है बिल्कुल उसी में से आया है। तो अभी वो क्या कर रहा है, जिसको अपन एक्सपेक्ट करते हैं ना कि भाई वो 15 नंबर में पूछेगा, 10 नंबर में पूछेगा, उसको 4 नंबर में पूछ दे रहा है, उसको 4 नंबर में पूछ दे रहा है। और 15 नंबर में कैसे क्वेश्चन दे रहा है कि जैसे एक नमूना है यहाँ पर, भारत में विदेशी शैक्षणिक संस्थानों को उनके परिसर स्थापित करने की अनुमति देना कहां तक उचित है, बताइए। है ना, मतलब गेम समझ रहे हो आप। ये है यूपीएससी पैटर्न। अब आपके विचार जानेगा, एनालिसिस जानेगा, ठीक है, कि आप अपना व्यू रखो। और इसी का जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आया है वो क्या है, भारत में राष्ट्रीय शोध अनुसंधान फाउंडेशन के कार्यों के विषय में के बारे में बताएं। मतलब आपको सोचना पड़ेगा भाई। आप जैसे एक ये जो पहला वाला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय शोध अनुसंधान फाउंडेशन के कार्यों के विषय में बताएं, तो आपको ये कन्वे हो रहा होगा कि भाई शिक्षा के शोध से संबंधित है, ये शिक्षा में रिसर्च से संबंधित है, ये यही आपको लग रहा होगा। लेकिन सवाल ये आता है कि भाई इसको और क्या लिखोगे आप, इसको और क्या लिखें, क्या लिखा रहेगा। एक लाइन में तो समझ आ गया शिक्षा के शोध से संबंधित है, तो इसका डायमेंशन आप कैसे खींचोगे, है ना। कुछ संस्थाओं का आपको उदाहरण देना पड़ेगा, सटीक उदाहरण, कि भाई ये संस्थाएं हैं, वो इससे फंडेड होती हैं, इससे वो होती हैं। कुछ फ्लो चार्ट आपको बनाना पड़ेगा, कुछ ग्राफ बनाना पड़ेगा कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में शोध फाउंडेशन नहीं था, उसके पहले क्या था और उसके बाद क्या हुआ। तो इतना जो सोचना है आपको, है ना, इसके लिए कम से कम इन क्वेश्चंस में 5 मिनट देना पड़ेगा, और 5 मिनट में सारी चीजें रिकॉल होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी ऐसा हो गया कि जिसमें आपकी सोच, आपका चिंतन, है ना, एनालिटिकल एप्टीट्यूड वो देख रहा है। ऐसा नहीं, पहले क्या होता था कि रट लिए, है ना, और सीधा उसको लिख के आ गए, है ना, कि रटंत था और उसको आराम से आपने जाके लिख लिया। अब सिचुएशन वैसा नहीं है। अब आपको डील करना पड़ेगा, आपको अपनी सोच दिखानी पड़ेगी कि इतना जो आपने पढ़ा है ना, उसका अल्टीमेटली क्रक्स क्या है, क्या समझ पाए हो आप पूरा पढ़ने के बाद, ठीक है। तो ये अब आपका एटीट्यूड होना चाहिए। रटने से ज्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा समझने में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये देखिए कि जो आपके 15 नंबर के क्वेश्चन है उनको डील कर लो आप पहले, आराम से, थोड़ा सा टाइम देके, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, आप इधर आ जाओ, 10 नंबर बीच का जो है उसमें 10 नंबर का आता है मैक्सिमम, उसको कर लो आप। उसके बाद 8 में आ जाओ आप, ठीक है। इतना करने के बाद क्या होगा, आप एक सेफ जोन में रहेंगे। इतना कर लेने के बाद कि भाई आपने बड़े क्वेश्चंस बना लिया तो एक अलग कॉन्फिडेंस फिर आ जाता है। अब उसके बाद फिर 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो करिए आप, और फिर अपने जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो बचे रहेंगे उसको जल्दी जल्दी में कर सकते हैं आप, इसलिए क्योंकि अब समय खत्म होता रहेगा। और ऐसा है कि बस एक दो शब्द तो लिख लें अपन और आगे बढ़े, नंबर मिल जाता है। कि आपने सटीक लिख दिया तो नंबर मिलेगा 2 नंबर में। कई बच्चे क्या करते हैं, यहीं पर गलती करते हैं, 2 नंबर को सजाते बैठे रहते हैं, पूरा टाइम 2 नंबर में खपा देते हैं वो। तो वो गलत प्रैक्टिस है। 2 नंबर 4 नंबर को बनाना है, लेकिन थोड़ा सा उनकी प्रायोरिटी आप बाद में रखिए, क्योंकि समय का बहुत लोचा होता है, ठीक है। क्योंकि अभी क्या कर रहा है, आपको सम अप करके सब लिखना पड़ेगा। इतना वास्ट टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक है, उसको सम अप करके लिखना पड़ेगा। जैसे मैं इसमें देख पा रहा था, देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, है ना, 2 नंबर वाले जो क्वेश्चंस है। अच्छा ये तो बना के दे दिया ना, ठीक। हाँ यही से तो स्टार्ट है, ठीक। अब देखिए ये 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं। पहला क्या लिखा हुआ, देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, ठीक, 2 नंबर में पूछा है इसके लिए। अब क्या है, देखिए आपको क्या समझ आ रहा है इसमें से, एक लेमैन टर्म में, आप कुछ नहीं पढ़े हो, चलो ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, क्योंकि देखिए अब इतनी सारी योजनाएं हैं,
हर योजना को डिटेल में अपन याद नहीं रख सकते, लेकिन एक जनरल आइडिया रखा जा सकता है कि भाई इस शब्द का मतलब क्या निकल रहा है। पेपर 7 में हमेशा ये बोला जाता है कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अगर एग्जैक्ट आपको नहीं पता तो आप वर्ड एनालिसिस कीजिए कि वर्ड का मतलब क्या निकल रहा है। तो देखिए क्या है, 2 नंबर में पूछा है आपसे, मतलब इसके अगर 3 लाइन भी आप लिख दोगे तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट, आपको 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। एग्जैक्ट अगर आपको नहीं पता है तो ठीक, अभी मैं वही मानते हुए चलता हूँ कि अभी एग्जैक्ट हमको नहीं पता। हमको एग्जैक्ट नहीं पता इसमें कि भाई प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना जो है उसमें सरकार क्या करती है, एम्प्लॉयर की तरफ से 8.33% जो पीएफ हो कंट्रीब्यूशन देती है उन श्रमिकों के लिए जिन्होंने 1 अक्टूबर 2016 के बाद ऐसी संस्थाओं में ज्वाइन किया है, ऐसी संस्थाओं में कामगार जो बने हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया है रोजगार उसके तहत, है ना, श्रमिक उसके लिए रजिस्टर्ड जो संस्थाएं हैं उसमें उन्होंने जॉब ज्वाइन की है 1 अक्टूबर 2016 के बाद, ठीक है। तो उनके इनिशियल जो 3 साल हैं उनमें 8.33% जो पीएफ है वो गवर्नमेंट देगी और बाकी का जो 3% है वो एम्प्लॉयर देगा। ये स्पेसिफिक डिटेल है इसका। लेकिन मान लो मुझे यहाँ पर नहीं पता, लेकिन लिखना तो है। इतना स्पेसिफिक अगर मैं लिखूंगा तो 1.5 नंबर मुझे मिलेगा, 2 नंबर तो नहीं बोल सकते अपन, 1.5 नंबर मुझे मिलेगा। लेकिन हाँ, इसका अगर एक जनरल नोशन में लिख दूं, इसकी एक जनरलिटी को डील कर दूं तो 1 नंबर मिल जाएगा, तो क्या बुरा है। तो क्या समझ आ रहा है आपको यहाँ पर, प्रधानमंत्री मतलब ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। पहला क्या समझ आ रहा है, प्रधानमंत्री मतलब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, पहली विशेषता। कोई दिक्कत। रोजगार प्रोत्साहन, क्या करना है, रोजगार को प्रोत्साहित करना है। तीसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हो कि इसका उद्देश्य क्या है, श्रमिक कल्याण करना। कॉमा करके आप लिख दीजिए कि भाई हमारे देश में जो कार्यबल है ना, उसको ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट करना ताकि जीडीपी का विकास हो सके। हो गया 3 विशेषता। आपने एग्जैक्ट नहीं लिखा लेकिन एक जनरल तो बता दिया ना कि भाई ये उद्देश्य उसका, ये विशेषता है उसकी, खत्म, दे देगा नंबर आपको, दे देगा, मिल जाएगा नंबर आपको। मैं तब की बात कर रहा हूँ जब आपको स्पेसिफिक नहीं पता या आते हुए भी आप भूल गए हैं, होता है ऐसा, वहां पर ऐसा माहौल रहता है कि भूल जाते हैं बच्चे। तो आपको डरना नहीं है वहां पर, आपको सीधा वर्ड्स क्या दे रहा है, मुझे वर्ड्स से क्या समझ आ रहा है उसी को आपको खेल जाना है। थोड़ा बहुत जीडीपी दे दो, ऐसे वर्ड्स दे दो, है ना, ताकि उसको समझ आए कि हाँ भाई इन चीजों की समझ तो बच्चा जो है रखता है, तो आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रधानमंत्री, है ना, रोजगार प्रोत्साहन योजना। ठीक है, हमने अभी एक पूरा बुकलेट तैयार किया है जिसमें सारे जो टॉपिक्स हैं, जो भी क्वेश्चंस आए थे, उनका पूरा इलाबोरेटेड डिस्कशन हुआ है उसमें, है ना। तो उसको फिर आप लोग फर्दर रेफरेंस ले सकते हैं, इन क्वेश्चंस की तैयारी करके रखिए। रिपीट होने का तो थोड़ा सा नहीं है इसको, बट आगे जैसे ऐसे वैसे होगा, ऐसा राइटिंग अगर आप करेंगे तो उसमें यहाँ वहां पर आप यूटिलाइज कर सकते हैं इन चीजों को। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए मानव संसाधन नियोजन के महत्व बताइए। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, 2 नंबर में पूछा है आपको, क्या समझ आता है आपको, कोई बताओ। वर्ड्स देखो इसमें क्या है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स मतलब क्या होता है, संसाधन मतलब क्या होता है, संसाधन का मतलब क्या होता है, जिसका उपयोग करके हम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, यही होता है। ठीक है, एक तो होता है मानव और दूसरा क्या होता है, संसाधन के रूप में मानव, यही हुआ। और मानव, सामान्य मानव संसाधन कब बन पाता है, जब उसके पास शिक्षा और कौशल हो। ये 2 चीजें अगर आपके साथ जुड़ गई तो आप देश के काम आ सकते हैं। ठीक है, तो मानव संसाधन नियोजन, अब नियोजन का मतलब क्या होता है, प्लानिंग।
प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके पास संपदा है उसका सही जगह पर सही इस्तेमाल, सही मात्रा में इस्तेमाल, यही हुआ मतलब। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का महत्व क्या हो सकता है आप बताइए। समय का बचत होगा, वेरी गुड। धन भी कम लगेगा। और क्या, और क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जो हमारा जो मानव संसाधन है उसकी उपयोगिता बढ़ेगी। मैं मान लो पढ़ लिख के बैठा हूँ, मेरे पास स्किल भी है, एजुकेशन भी है, लेकिन कभी मुझे कोई मौका ही नहीं मिला देश को सर्व करने का, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है भाई, आपका मानव संसाधन का जो नियोजन है वो यहाँ पर महत्व रखता है कि भाई जितने भी हमारे देश में टैलेंट्स हैं वो सब टैप किए जाएंगे, सभी को सही सही मात्रा में सही जगह पर काम मिलेगा। इससे जीडीपी बढ़ेगी हमारी, जीडीपी ले आओ इसमें, है ना, जीडीपी बढ़ेगी। ठीक है, संसाधन का सही इस्तेमाल हो पाएगा। ठीक है, समय की बचत होगी, जो भी कार्य है वो कब तक कंप्लीट होगा उसके बारे में हम अंदाजा लगा पाएंगे। ठीक है, कार्यों का मानकीकरण हम कर पाएंगे, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क जो बोलते हैं अपन, बस यही है। देखो आप लोग खुद बता रहे हो, है ना, ये आया हुआ क्वेश्चन है, और सिर्फ वर्ड एनालिसिस से आप कहाँ तक क्या कर सकते हैं आप देख सकते हैं खुद। सिर्फ शब्द को पकड़ के आप खेल सकते हैं जितना खेलना चाहो, और यहाँ पर जो एग्जामिनर वो यही डिमांड कर रहे हैं, तो आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग देखना चाहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जो रटंत वाले होते हैं वो ऐसे क्वेश्चन में घबरा जाते हैं, अरे यार क्या पढ़ा था मैं, अरे क्या था, मैं मतलब नियोजन मतलब ये परिभाषा क्या होती है भूल गया मैं। ठीक है, तो उसको पीएससी को वैसा माइंडसेट चाहिए ही नहीं जो रटंत हो, उसको समझ चाहिए दिमाग में आपके। राइट, ठीक है, तो दो क्वेश्चन जो है हमने डील कर लिया। अब देखिए क्या है नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में, है ना, मानव विकास के कौन कौन से प्रमुख सूचक बताए गए हैं, यूएनडीपी, है ना। यूएनडीपी का कौन सा प्रोग्राम है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। ठीक है, क्या क्या है, तो देखिए इसका क्या है, अगर स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो क्या है, जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, दूसरा क्या है, शिक्षा है, और तीसरा क्या है, स्वास्थ्य, और भी है, लेकिन आपसे क्या पूछा, वो मुख्य पूछा है, तो मुख्य में तीनों आएगा। ठीक है, क्या क्या, जीवन प्रत्याशा, कि भाई किसी भी कंट्री के नागरिकों का एक जीवन प्रत्याशा होता है कि भाई इतना एवरेज जो है ना, इतने एवरेज लाइफ जो है इस देश के नागरिक की होती है। जैसे जापान, है ना, वहां के नागरिकों की जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है। जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक होने का मतलब क्या होता है, या जीवन प्रत्याशा किस पर निर्भर करती है, वो निर्भर करती है कि भाई उस देश में स्वास्थ्य सुविधाएं किस स्तर की, है ना, लोगों का जीवन स्तर किस तरीके का है। ठीक है, ये सारी बातें जुड़ी होती है जीवन प्रत्याशा शब्द से, सारी चीजें आप पढ़े होंगे, है ना। तो जीवन प्रत्याशा हो गया, दूसरा शिक्षा, है ना, किसी भी देश की समृद्धि का जो आधार होता है वो शिक्षा होता है, क्योंकि जो गरीबी है, गरीबी का जो प्रस्थान बिंदु होता है वो अशिक्षा से ही होता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, शिक्षा, अगर आपके पास शिक्षा नहीं है, कौशल नहीं है, तो आप कभी मानव संसाधन बन ही नहीं पाएंगे, है ना। और अगर आप मानव संसाधन नहीं है तो देश के ऊपर बोझ है, सीधी सी बात है ना। तो ये वाली चीज है शिक्षा। और तीसरा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य तो सीधे रिलेटेड है इससे और इससे। स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं रहेगा आपका तो ना तो शिक्षा आप हासिल कर पाओगे और ना ही, ठीक है। तो ये तीन चीजें इसमें लिखते हुए आपको बड़े प्रेम से आगे बढ़ जाना, ठीक है। और अगर ये भी आपको याद नहीं रहता तो इतना तो कम से कम समझ आना था आपको कि भाई एक इंसान के डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, वो तो अपने आप आ जाता दिमाग में, ठीक है। उसमें भी नंबर आपको मिल जाएगा, राइट। मैं अभी क्या है इस नोशन पे काम कर रहा हूँ कि भाई वहां पर बैठे हो आप और आपको चीजें याद नहीं आ रही,
ठीक है, क्योंकि नींद हावी रहती है। तो मैं दो तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक स्पेसिफिकली क्या होना चाहिए, कि सही उसका क्या है, एकदम कट टू कट, और दूसरा जो वहां पर आप अपनी कॉमन समझ से, अपने प्रूडेंस से, है ना, अपनी चालाकी से जो आप डिलीवर करते हो। तो एक ब्यूरोक्रेट में क्या होनी चाहिए, चालाकी होनी चाहिए, तो डील विद द सिचुएशन, सिचुएशन हैंडलिंग। तो ये जो क्वेश्चन देने का मत, भाई पीएससी आपके में क्या देखना चाहता है, या कोई भी जो चयन आयोग है वो आप में क्या देखना चाहता है, जो आप जॉब करने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी पर्सनैलिटी है कि नहीं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपकी पर्सनैलिटी है कि नहीं, कि हाँ भाई आप में सिचुएशन हैंडलिंग है, नहीं जानते हुए भी आप बता पाते हो, मतलब आप उसके लायक हो। तो ये जो चीजें हैं ना, एग्जामिनर को काफी अट्रैक्ट करती है कि हाँ भाई बच्चे को पता, उसको समझ आ जाता है कि इसको पता नहीं था आंसर ये। फिर वो देखता है कि देखो कितनी चालाकी से इसने क्या किया है, इस क्वेश्चन के साथ डील कर लिया, वो फिर उसको क्लिक कर जाता है, वो फिर आपको नंबर देगा। ठीक है, राइट, चलिए तो आगे चलते हैं। अब देखिए क्या है नेक्स्ट, ये सब 2 नंबर वाले क्वेश्चन है ना। जवाहर नवोदय विद्यालय के विषय में लिखिए। ठीक है, वर्ड क्या रहा है, जवाहरलाल नेहरू, सेंट्रल गवर्नमेंट, नवोदय, किनका उदय होगा, छात्रों का, नव उदय विद्यालय है, शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब थोड़ा सा अगर आप स्पेसिफिक जाएं तो ये बताओगे कि भाई जो शिक्षा नीति उस समय आई थी 1986, एजुकेशन पॉलिसी 1986 के तहत ये इनिशिएटिव लिया गया था कि भाई जो मतलब मेधावी छात्र हैं उनके लिए एक रेसिडेंशियल, जरूरतमंद मेधावी छात्रों के लिए एक रेसिडेंशियल स्कूल बनाया जाए, जहां उनके रहवास का, है ना, यात्रा का, पुस्तकों का, सारी चीजों का प्रबंध हो। और ये जो स्कूल होंगे वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से एफिलिएटेड होंगे। 6वीं से 12वीं तक इसमें एजुकेशन होगा, प्लस इसमें जो एडमिशन होगा वो क्या होगा, एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर लिया जाएगा। ये इसका स्पेसिफिक है, ठीक। और जनरल क्या है जो मैंने आपको बताया, स्पेसिफिक लिखोगे आपको मिल जाएगा कितना नंबर, और जनरल लिखोगे तो आपको कितना मिल पाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन पीछे से बनाना स्टार्ट करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जब आप पीछे से बनाते हुए आओगे तो ये हड़बड़ी में ही लिखे जाते हैं, डैम श्योर मान के चलिए आप, इस स्पीड में हाथ धकता रहता है। उस समय आपको ध्यान नहीं आया, अगर सीबीएसई था कि क्या था, हे भगवान मैं क्या करूँ, 6वीं से 12वीं था, 8वीं से 12वीं था, अरे ये बाल ऐसे ही नहीं उड़ा है सिर, मेंस में सिर नोच नोच के उड़ा है, ठीक है। तो ऐसा है, ठीक है, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ एकदम मैं, आप जब अगले साल बैठेंगे तो देखना इस चीज को अब महसूस करना। तो आपको देखिए यही है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और अब नवोदय के बारे में ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि भाई वहां पर रहने वहने की सबकी व्यवस्था होती है, कॉपी किताब मिल जाता है। उद्देश्य लिख दो कि भाई इसका उद्देश्य क्या है, कि भाई एक समाज में मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन देने के साथ साथ पूरे अखिल भारतीय स्तर पर, है ना, एकता जो है उसको बढ़ाना है। हालांकि इतना लिखने का स्कोप नहीं रहेगा, यही मान लो 8 नंबर में पूछा होता तो फिर थोड़ा सा देश की एकता अखंडता वाले एंगल पे भी आप ले जाते, लेकिन 2 नंबर में है तो आपको इतना ही स्पेसिफिक लिख के निकल जाना है। ठीक है, समझ गए, चलिए अब नेक्स्ट है, आप देखिए क्या है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, व्हाट इज द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, एनईपी सारथी योजना। अगेन, अच्छा ये जैसे आप लोग को डील करा रहे हैं अभी ये क्वेश्चन पेपर, तो लिखा भी रहे हैं क्या, नहीं ना, मतलब एक जर्नल समझा रहे हैं कि भाई कैसे अटेम्प्ट करना था ना, ठीक है, राइट, ठीक है ना। ये सारी चीजें हमने इनकॉर्पोरेट की है अभी, जो हमारा आ रहा है उसमें सारी चीजें, ठीक है। अब देखिए क्या है आपका, व्हाट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एनईपी सारथी, आपको नहीं पता है ना, नहीं पता मुझे,
लेकिन एनईपी का मतलब, अब देखिए यूजीसी है, एनईपी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी निकल रहा है क्या? मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी निकल रहा है, इतना तो दिमाग पूरेगा ना कि भाई शिक्षा शिक्षा के लिए बोल रहा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है। और एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, देखो कितनी चालाकी से उसने दिया है यहाँ पर, एनईपी सारथी लिख दिया। ऐसा भी लिख सकता था उसको कि भाई आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत, नहीं वो जानता है कि ऐसे पकड़ लोगे आप। तो आपको कनेक्ट करना है इसको इसको, मतलब शिक्षा से संबंधित है ये एनईपी, मेरा दिमाग वहां तक पहुंच गया। अब सारथी, सारथी क्या करता है? एक गाड़ी में ड्राइवर क्या करता है? उसको चलाता है, सही दिशा देता है, जहां पहुंचना है वहां पहुंचाता है, राइट। मतलब मेरे को ये समझ आ रहा है कि भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, सारथी मतलब कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को दिशा देंगे। तो मेरे को इतना पता चल गया कि भाई यह एक ऐसा प्रोग्राम है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जिसमें कुछ ऐसे लोगों की तैनाती की जाती है जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के विषय में जन जागरूकता फैलाते हैं। वो वॉलेंटियर की तरह काम करते हैं और उनका कार्य क्या है कि भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत लिए जा रहे सरकारी प्रयासों को वो एक नई दिशा दे सकें और ज्यादा से ज्यादा छात्रों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के महत्व को समझा सकें, उससे जोड़ सके। क्यों जोड़ सके? ताकि हमारे देश में जो एनरोलमेंट रेट है, एनरोलमेंट रेट समझते हैं आप लोग, एक ड्रॉप आउट रेट होता है और दूसरा एनरोलमेंट रेट होता है कि भाई अगर स्कूल से लोग स्कूल को छोड़ रहे हैं लोग अगर, तो ड्रॉप आउट रेट होता है, उसका बढ़ना किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं माना जाता। एनरोलमेंट रेट क्या होता है कि जब किसी भी देश के जो छात्र होते हैं वो स्कूल में जब दाखिला लेते हैं, तो अगर एनरोलमेंट रेट बढ़ रहा है मतलब ये बताता है कि उस देश में शिक्षा का प्रसार हो रहा है। तो ड्रॉप आउट रेट को रोकना, लिख दिए, आपको 1 नंबर आराम से मिल जाएगा, अच्छी राइटिंग में लिखे हो तो। और ऐसा नहीं कि कोड़ो बोड़ो लिख दिया और फिर उसके बाद उसका भी फर्क पड़ता है ना, 0.5 मिलेगा, फिर नंबर मिलेगा, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा उसको, ऐसा नहीं। जो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अगड़म बगड़म लग रहा है कि भाई स्पेसिफिक नहीं लिख पा रहा हूं मैं, तो उसको तो बहुत अच्छी राइटिंग में लिखना है और बाकायदा अंडरलाइन मार के, वही आंसर जो सबसे अच्छा दिखना चाहिए। क्योंकि वहां पर अगर आपने कॉम्प्रो किया राइटिंग में, तो वहां पर फिर क्या होगा, तो वैसे ही स्पेसिफिक आप नहीं लिख रहे हो मतलब नंबर कटेगा, गलत मतलब बेकार राइटिंग में लिख के और आपने और मार्क्स अपने कम करवा लिए। तो सब आपके हाथ में, देख रहे हो, पूरी जनरल अंडरस्टैंडिंग है। अब बेसिकली इसका क्या है, देखिए स्पेसिफिक आपको बता रहा हूँ। अभी क्या है, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी सारथी के तहत क्या किया है कि जो भी उच्च शिक्षण संस्थान है, जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं, उनको बोल रखा है कि भाई अपने यहाँ से आप 3 स्टूडेंट्स जो है वो नॉमिनेट कीजिए। 3 स्टूडेंट्स, जैसे मान लो मेरा कॉलेज है यहाँ का, तो यहाँ के जो टॉप 3 स्टूडेंट्स हैं, जिनकी पर्सनैलिटी अच्छी हो, जिनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, जिनके एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छे रहे हो, उनका नाम मैं भेजूंगा ऊपर यूजीसी में। तो ऐसे करके क्या होगा कि ये जो 3-3 कॉलेज से आएंगे, सभी यूनिवर्सिटी से जो टॉप 3 स्टूडेंट्स हैं, ऐसे 300 जो बच्चे होंगे उनको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए क्या बनाया जाएगा, एम्बेसडर। और उन लोग क्या करेंगे, एनईपी के बारे में लोगों में जन जागरूकता फैलाएंगे। यूजीसी जो भी उनको काम देगी एनईपी से रिलेटेड, मतलब एनईपी से रिलेटेड जो भी सरकार काम देगी उसमें लोग हेल्प करेंगे, वॉलंटियरशिप करेंगे, और उनको कहा जाएगा एनईपी सारथी। बाद में फिर उनको सर्टिफिकेट और एप्रिसिएशन लेटर वगैरह सब मिलेगा जो उनके आगे कैरियर में काम आएगा। ये इसका स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन है ना, ये इसका स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन है कि भाई हर यूनिवर्सिटी से टॉप 3 बच्चों को लेना, 300 बच्चों को वॉलेंटियर के तौर पर तैनात करना, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का प्रचार प्रसार करेंगे और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, है ना, एक सही दिशा देने के लिए
मजबूती देने के लिए जो है सरकार की मदद करेंगे, बाद में उनको सर्टिफिकेट इत्यादि भी दिया जाएगा। ये इसका स्पेसिफिक आंसर है। क्लियर है? ठीक। लेकिन मैं अभी ये बता रहा हूं आपको अगेन कि नहीं आया तब के केस में क्या करना है। बोलते ना कि भाई अपने आप को सबसे प्रिपेयर ऑलवेज योर सेल्फ फॉर दी वर्स्ट, हमेशा अपने आप को सबसे बुरे के लिए तैयार रखो। ठीक है? और एग्जाम में यही होता है मेन, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि भाई बुरी से बुरी सिचुएशन आप पहले सोच लो कि क्या हो सकता है। हो सकता है कि पहली वाली जो रात है उस दिन मैं कुछ रिवाइज ही ना कर पाऊं। जैसे कई बार इस बार बच्चों का क्या हुआ, 3 पार्ट होता है पेपर 7 में, आप जानते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। यहां पर है एक्ट, ऐसा तो मुंडी की लाग पढ़ लोगे आप, समझ भी आ जाएगा कि हाँ ये है ये है ये है, हाँ भाई डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये धारा वो धारा सब कुछ। लेकिन कहीं अगर आपने पहली वाली रात को, ठीक है, जो मतलब 6 के बाद जो दरमियानी रात आ रही है, शाम के 6-7 बजे से आदमी पढ़ने बैठता है, और ये मान के चलिए कि पूरा हाथ जो होता है ना वो बहुत बुरी तरीके से दर्द करता है, पीठ पकड़ लेती है एकदम से। इतने भाई आप सोचिए ना कितना, बहुत मतलब शारीरिक परीक्षा इसमें ज्यादा हो जाती थोड़ी आपकी। ठीक है, मतलब ऐसे छाले पड़ जाते, देखिए अभी भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, छाले पड़ जाते हैं और नहीं लिखने का मन करता, दर्द करता है हाथ। अब उस कंडीशन में पढ़ना तो है आपको, है ना? और हमारा दिमाग क्या निगेटिव मेमोरी वाला है, हमारा दिमाग जो है वो भूलने के लिए ही बना है। अगर आप चीजों को नहीं भूलते हैं तो उसको एक बीमारी कहा जाता है, न्यूरल बीमारी बोलना ऐसा है। अगर इंसानी दिमाग अगर भूलेगा नहीं तो पागल हो जाएगा इंसान, एक न्यूरल डिसीज होता है वो। तो हमारा दिमाग भूलने के लिए बना, उसको निगेटिव मेमोरी बोला जाता है। भूलोगे आप, चाहे कितना आपने रट के बैठे, हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग पढ़ाते हैं, धारा याद नहीं आती। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, जब कितने बैचेस को पढ़ा लिए, घूस घूस के पढ़ाएं, नहीं आती धारा याद। तो मान लो अगर क्या है उसमें, अगर आप इसको पहले उठा लिए तो ये मान के चलिए कि आपका दूसरा जो पेपर है फिर ऐसी तिकड़म लगा लगा के बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत लंबा टाइम ले लेगा। 7 बजे भी अगर आप बैठते हो शाम को इसको रिवाइज करने के लिए तो सुबह के 4 बजे आएगा ये, क्योंकि इसमें एलआरसी भी आपको पढ़ना है, लैंड रेवेन्यू कोड ऑफ छत्तीसगढ़। हालांकि इस बार पूछा नहीं वो, लेकिन पूछ लेता है। आपको आईपीसी सीआरपीसी धारा के साथ याद रखना है। ठीक है, तो वो तो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि धारा के साथ पूछता है वो, धाराओं के साथ बताइए आप, है ना? तो और दूसरी चीज क्या होता है, हम इतना पढ़ लिए रहते ना तो हमारा मन भी नहीं मानता कि यार इसको तो मैं पढ़ा था, ये तो मेरे को आता था, इसको कैसे छोड़ दूं बाद में, कैसे इसको धारा के साथ नहीं करूं मैं, मन नहीं मानता। आप करोगे और करते जाओगे। अब इसके बाद क्या होगा कि सुबह के 4 बज गए, कई बच्चे तो वैसे 11-12 बजे फ्लैट हो जाते हैं। अब हम लोग की जगने की आदत है लंबी, तो हम लोग डील कर जाते हैं। ठीक है, बाकी कई बच्चे 11, 11:30, 12 बजे तक उनका फिर हो गया भैया, जो होगा देखा जाएगा वाला होता है हिसाब किताब। तो जो नाइट आउल्स नहीं उनके लिए और दिक्कत होती है। तो अब क्या करना है भाई, आपको आपको पहले क्या करना है, सबसे पहले पार्ट 3 उठाना है, एजुकेशन, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट वही लिखना रहता है। जो भी यूनिवर्सिटी है, कब स्थापित हुआ था, ये थोड़ा बहुत देख लो, थोड़ा सा उसकी वर्किंग वर्किंग देख लो, और बाकी सबका ऑलमोस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट और क्या करेगा वो बना सकते हो आप। तो इसको पहले लो आप जल्दी, ये आपका 7 बजे भी जैसे आप पढ़ने बैठे हैं तो 9 बजे तक ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप सेकंड पार्ट में आ जाओ, है ना? इसमें आप सब यूनाइटेड नेशन वगैरह तो पहले से करके रखे रहोगे, तो ये भी हो जाएगा। स्पोर्ट्स वगैरह 3-4-5 जो भी स्पोर्ट्स है वो देख लो। अब क्या पूछेगा आपको नहीं पता, क्रिकेट विकेट जो भी मोटा मोटा समझ आता है वो देख लो। जो अवार्ड है उसको देख लो, उससे क्वेश्चन आते हैं, जैसे इस बार ध्यानचंद अवार्ड आया था, है ना? थोड़ा ध्यानचंद के बारे में देख लिया, जो भी समझ आता है उसको देख लिया। तो ये आपका लगभग 11-12 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर आप क्या करो कि जो एक्ट वाला जो पार्ट है
है ना। इसको 2 घंटे दे दो, सरसरी तौर पर देख लो एक बार, विदाउट किसी एक्ट में रुके, सरसरी तौर पे थोड़ा सा सोचो कि हाँ भाई इसमें ऐसा ऐसा होता है, ये होता है, कुछ मेमोनिक्स आपने बनाया होगा, है ना। चीजों को याद करने के लिए अपन बनाते हैं ना, कोई किस्सा कहानी जो भी है उसको देख लो, पलट लिए उसको, और 2 बजे अपना वाइंड अप करके अपना आराम से सो जाओ, सुबह फिर 6 घंटे की नींद पूरी करके एग्जाम देने जाओ। ये सही तरीका है इसका। अगर आप ऐसे गए मतलब फिर आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। तो देखिए हर चीज का कितना महत्व है, उस लिमिटेड टाइम में आप रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, राइट। अब चलिए आगे चलते हैं फिर से, है ना। ये डिस्कशन समझ तो रहा है ना, आ रहा है ना आपको, प्रैक्टिकली बता रहा हूं आपको, है ना। मैं ये मानते हो कि आप मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है अभी एग्जाम का और इतने सालों का, उसका मैं क्रक्स आपको बता रहा हूं कि बेसिकली होता क्या है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। बना लोगे, बना लोगे, करोगे एनालिसिस, चलो करो। एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ो। कौन सी टेक्नोलॉजी? एजुकेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ये जो हम कर रहे हैं वो सब क्या है? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है। एक कैमरा लगा है, टीवी में पढ़ा रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड, ठीक है। विभिन्न प्रकार के एप्स डेवलप हो गए हैं। आप घर में बैठे रहो आराम से, आपको उड़ान ऐप पे पूरा तैयारी हो जाएगा। आप नोट, हमारे लेक्चर्स हैं, आप उसको देख सकते हैं। पहले ऐसा संभव था क्या? नहीं। अब ऐसा संभव है कि भाई सुकमा में भी अगर कोई बच्चा बैठा है तो उड़ान ऐप को पढ़ रहा है, उससे पूरी उसकी तैयारी हो जा रही है। हम उसको नहीं जानते लेकिन वो हमको जानता है, बाद में आके बोलता है अरे सर मैं सेलेक्ट हो गया या सेलेक्ट हो गई। तो ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब आपको क्या पूछ रहा है? ऑब्जेक्टिव नहीं बता लोगे? यही सब तो है कि भाई दूरस्थ क्षेत्र में जो बच्चे बैठे हुए हैं, है ना, शिक्षा को अंतिम पायदान के व्यक्ति तक पहुंचाना, देश में जीडीपी को बढ़ावा देना, वही कार्यबल की भागीदारी बढ़ाना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कार्मिक तैयार करना, देश में इंटरप्रेन्योरशिप के माहौल को बढ़ाना, है ना। फिर उसको थोड़ा सा उसके साथ आप जोड़ दो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या है आपका? शिक्षा है। तो अभी बता दो कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है, कि भाई 134 नंबर पे अपन हैं, और अगर इस टाइप का प्रयास होगा तो उससे क्या होगा? हम आगे चढ़ेंगे, आगे जाएंगे, देश की छवि सुधरेगी। ऐसे करके तमाम चीजें आप लिख सकते हैं, इसमें बहुत स्कोप है। नहीं लिख लोगे बताइए? बस एक वर्ड आपने पकड़ा है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, बस। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या होता है अगर आपको समझ है तो आप इसको डील कर जाएंगे, और इसका स्पेसिफिक भी यही है और इसका जनरल भी यही है ना सरल। फिर इतना सब हुआ बना के रखते हैं, जो डरा वो गया। पेपर 7 का यही हाल है। अगर आप डरते हो, क्वेश्चन देख के घबरा गए, तो फिर नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। उड़ान, अरे वाह, देखिए उड़ान, गिविंग विंग्स टू गर्ल्स योजना। अब देखिए स्पेसिफिक क्वेश्चन है इसमें। अब आप वहां पर अब एनालिसिस से नहीं काम चलेगा कि भाई लड़कियों को पंख लगा दो उड़ने लगेंगे, ये नहीं चलेगा, है ना। क्योंकि ये अगर कर दिए तो फिर चुन चुन के बदला लेगा आगे क्वेश्चन में। वो याद रखना, ऐसे क्वेश्चन को फिर छेड़ो मत। अगर आता है तभी बनाओ, इतना भी ज्यादा उसके जज्बातों से मत खेलो कि उसका ईगो हर्ट हो जाए। अच्छा बेटा पंख लगाएगा लड़कियों को,
वो लड़कियां जो क्या करती हैं, स्कूटी को अपने पांव से रोकती हैं, उनको पंख लगाने की बात कर रहे हैं आप। ठीक है, तो ऐसा नहीं चलेगा। राइट। ठीक है, तो भाई इसमें अगर आपको आता है तभी आप लिखिए, नहीं आता तो छोड़ दीजिए। अब ये है क्या, मैं बताता हूँ आपको। हमारे देश में देखिए क्या है कि जो महिलाएं हैं उनकी जो शिक्षा है ना, वो किस में कमजोर है, थोड़ी सी स्टेम में, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इसमें ऐसा माना जाता है कि जो भारत में जो स्त्रियां हैं उनका ये फ्रंट थोड़ा सा, इस फ्रंट पे उनका थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट ज्यादा नहीं है, एनरोलमेंट ज्यादा नहीं है। आप भी अपने आसपास ऑब्जर्व करते होंगे, घर वाले भी बोलते हैं भाई लड़की है क्या है, बीए कर ले महान कॉलेज से, है ना। यही होता है हमारे यहाँ गांव देहात में, तो जनरली यही कि भाई चलो ठीक है, कहाँ साइंस पढ़ोगे, कहाँ टेक्नोलॉजी। भले वो बच्ची का साइंस बहुत अच्छा रहा है, लेकिन घर वाले बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, रहने दो, तुम तो बीए करो आराम से और चूल्हा चौका संभालो, होम साइंस कर लो। यही होता है। तो हमारे देश की थोड़ी सी विडंबना है कि यहाँ पर महिलाओं का जो है वो भागीदारी इन विषयों में नहीं है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो उड़ान स्कीम क्या है? उड़ान स्कीम ये है कि भाई जो इंजीनियरिंग वाला जो फील्ड है ना, क्योंकि भाई इंजीनियरिंग में क्या होता है, आपका साइंस भी आ जाता है, टेक्नोलॉजी भी आ जाता है, मैथ्स भी आ जाता है, सबका कॉम्बो है इंजीनियरिंग। तो उड़ान में क्या है कि भाई जो लड़कियां हैं उनको स्कूल के टाइम से ही आगे इंजीनियरिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, और आईआईटी जे इत्यादि की जो प्रिपरेशन है वो स्कूल। अभी जनरली क्या होता है कि भाई जैसे हमारा जो 11th-12th में हम पढ़ाई करते हैं मैथ्स की और इसकी उसकी, और जो आईआईटी जेई में जाके करते हैं हम जो पढ़ाई, वो बिल्कुल अलग है। मैथ्स वहां पर क्या होता है स्कूलों में, एकदम प्रैक्टिकल बता रहा हूँ जो हम लोग के साथ हुआ था। सर आए 11th वाले, उन्होंने टिक करा दिया कि फिजिक्स से ये पढ़ लेना, ठीक है, मैथ से ये पढ़ लेना, केमिस्ट्री से ये पढ़ लेना, और हम लोग सब सर को कंधे में उठा लिए थे कि वाह सर, देवता हो आप तो। सब खुश, बोले इसी को पढ़ना, इसी में से आएगा, और बिल्कुल पेपर भी वैसे आया, टॉप छक्का मार दिया। कॉन्सेप्ट किसी का क्लियर? ठीक है। 12वीं 12वीं में वही गाइड का सहारा, उससे भी क्वेश्चन फंस जाते थे, योग बोध की गाइड आती थी, तो कॉन्सेप्ट कभी क्लियर हुआ ही नहीं। अब उसके बाद तैयारी करने गए पीएमटी की, पीएमटी चलता था उस समय, पीटी, है ना, ये सब की। वहां पर जाकर क्या हो गए, डब्बा गुल की, अरे बाप रे ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो पहली बार सुन रहे हैं हम। हाँ, पुस्तक में कहीं पर देखा था हमने कि ऐसा कुछ डायग्राम तो बना हुआ था, लेकिन क्या था वो नहीं पता, यू डोंट नो। 11वीं पास कर लिया, 12वीं पास कर लिया आप, लेकिन वो पढ़ाई कोई काम की रही क्या? नहीं रही। तो ज्यादातर स्कूल्स का यही हाल पहले भी था, अभी भी है। तो उड़ान वाली स्कीम में क्या किया गया है कि भाई ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम जो पढ़ते हैं और जो स्कूलों में हमको पढ़ाया जाता है, उसके बीच के गैप को कम करना। 11 कितना अच्छा होता ना कि उसी जब हम स्कूल में पढ़ रहे थे 11-12, उसी समय जो हमारे सर हैं थोड़ा सा मेहनत करते और हमको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा देते, एक एक चीज, कि भाई सिलेबस में ये है, देखो ऐसा 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 होता है। इसलिए एक अच्छे गुरु की बहुत बड़ी भूमिका होती है जीवन में। जिन सर को हम कंधे में उठा घुमाए थे, अब उनको देखने का मन नहीं करता, इसी के कारण बर्बाद हुए करके। अरे 11th का मेरा पूरा बेस हिल गया है, 12th का बेस हिल गया, मैं क्या करूंगा आके यहाँ पे, नहीं समझ आता था। मैं क्या मतलब, हमारे साथ के जो सब स्टूडेंट्स, मतलब जो दोस्त यार थे, नहीं समझ आता था हम लोग को। हम लोग अपने स्कूल के टॉपर, लेकिन यहाँ आके फिसड्डी, यहाँ देख रहे हैं बच्चा 10वीं क्लास से तैयारी चालू कर दिया रायपुर में, क्योंकि उनके में उतना अवेयरनेस है, उनके टीचरों ने उनको ऐसा बताया कि भाई ऐसा ऐसा कर सकते हो आप आगे चल के। ठीक है, तो ये फर्क पड़ता है।
तो वो जो वही गैप जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ाई जा रही विषय वस्तु और 11th-12th स्कूल में पढ़ाई जा रही विषय वस्तु, उन दोनों के बीच का जो गैप है उसको पाटने के लिए और लड़कियों का इंजीनियरिंग में एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है। समझ गए? और साइड में आप इसका उदाहरण दे दो स्टेम का कि भाई स्टेम क्या होता है, मिल जाएगा नंबर, लेकिन स्पेसिफिक होना पड़ेगा आपको। ठीक है, राइट। चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ युवा सूचना क्रांति। पता है? हाँ, 2015 याद कीजिए। लैपटॉप और टेबलेट मिला आप लोग को भी मिला है? नहीं मिला? वेरी गुड, कल जमा कर देना लाके। लैपटॉप टेबलेट नहीं मिला तो वही है। अब इसका उद्देश्य क्या है कि भाई यहाँ के युवाओं को सूचना क्रांति के साथ जोड़ना, कनेक्ट करना। अब जो लैपटॉप है और जो टेबलेट है, कई बच्चे बेच दिए थे उसको। हाँ रियली, कई बच्चों ने बेच ही दिया था उसको, टेबलेट भी बेच दिया था, और है ना, ऐसे ही हुआ था ना। और वो सरकार ने क्यों दिया था आपको? पढ़ाई लिखाई के लिए, है ना। लेकिन पढ़ाई लिखाई कम होती थी, उसमें पिक्चरें ज्यादा दिखी जाती थी। ठीक है, फिर तमाम उसमें चीजें आई, फिर जो पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने बंद कर दिया उसको, अभी उसको फिर से स्टार्ट करने वाली बात चल रही है। ठीक है, क्योंकि आजकल आप समझ लीजिए कि जो भी पढ़ाई हो रही है, बातें नहीं भाई, बातें मत करो, देखो सब कुड़बुड़ कुड़बुड़ बात कर रहे हो। समझ आ रहा है ना लेक्चर? पक्का ना? हाँ तो फिर ठीक है, थोड़ा ध्यान समझ लीजिए, है ना। ध्यान समझ ले बेटा, अगली बार काम आएगा, अगली बार बैठोगी तुम। ठीक है, तो सूचना क्रांति के साथ युवाओं को जोड़ना। सूचना क्रांति के साथ आप कब जोड़ पाओगे? जब आपके पास डिवाइस हो, और डिवाइस क्या है उस समय? लैपटॉप और, हाँ ठीक है। पहले तो क्या था, जो इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज है उनके अंतिम वर्ष के छात्रों को दिया जा रहा था, बाद में उसका विस्तार करते हुए ग्रेजुएशन लेवल के सभी छात्रों को दिया गया था, है ना। आपको पता होगा ये सब चीज, इतना तो जानते हो कि भाई लैपटॉप और वो बटा था। ठीक है, तो इसको भी आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो कि भाई इसका उद्देश्य क्या पूछा आपसे? टिप्पणी बोला है। अब आई बात, टिप्पणी का मतलब क्या होता है? अपना ओपिनियन देना। क्या था बोल के बस नहीं निकल जाना है आपको, क्या होना चाहिए था ये भी आपको बताना पड़ेगा। टिप्पणी का वही मतलब होता है। ये क्या है? आपके क्वेश्चन टैग, इस बार जो पेपर आया उसमें क्वेश्चन टैग्स की, है ना, पूछल्ले प्रश्नों की बड़ी भरमार रही है। ठीक है, टिप्पणी बोला है मतलब टिप्पणी ही करना है आपको। कई बच्चे सिर्फ यही लिख के आ गए कि ये था क्या, मोबाइल और लैपटॉप बटता था। नहीं, क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था इसमें? क्या होना, क्या सोच पाते हो आप कि भाई जो बट रहा था वो सही था, गलत था? जरूरी नहीं कि भाई देखिए, मतलब इसमें आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं, आप गलत भी बोल सकते हो कि भाई नहीं ऐसा नहीं होना था, या इन सुधारों के साथ इसको लागू किया जाना था। ठीक है, क्या हो सकता था? अच्छा, सभी छात्रों को मिलना चाहिए, है ना। प्लस क्या होना चाहिए? वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस में ही यूज लाया जा सके, ऐसा कुछ करना चाहिए था कि भाई उसमें प्री लोडेड कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप होते और उसी को बस आप एक्सेस कर पाते। तो उससे क्या होता, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, बेच दे रहे थे कई लोग, तो वो चीज नहीं होती, क्योंकि उसमें तो भाई स्पेसिफिक है कि आप इसी साइट को ही वो कर सकते हो। दूसरा क्या करना था कि भाई उसको यहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरर से परचेज करना था, ताकि हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की उद्यमिता को बढ़ावा मिलता। आप बाहर से क्यों लिए भाई? एक तरफ आप जब वादा करते हो कि हमारे छत्तीसगढ़ को आईटी हब बनाएंगे और यहाँ पर तमाम संभावना है,
तो क्यों नहीं आप ऐसा कोई गवर्नमेंट ओन्ड कोई कंपनी आपने स्टेब्लिश कर दी, या यहाँ के जो लोकल मैन्युफैक्चरर उन लोग भी मोबाइल वगैरह बनाते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते थे बाहर से चीजें मंगा के यहाँ पर असेंबल करवाते, ताकि यहाँ रोजगार जनरेट होता है। ठीक है, तो ये टिप्पणी है कि ऐसा होता तो और अच्छा होता, फिर अचानक से इसको बंद कर दिया जाना तो वो नहीं होना था, कुछ सुधारों के साथ इसको जारी रखा जा सकता था। टिप्पणी ये बोलना पड़ेगा आपको, क्या है बता के निकल गए तो नहीं मिलेगा नंबर आपको इसमें। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई कहाँ आपका नाम क्या है, वो बताना छोड़ के आप बताओ कि मैं फलाना गांव में रहता हूँ, है ना, पीपल पे करीम मोर घर है, तो वो नहीं चलेगा ना। मैं आपसे आपका नाम पूछ रहा हूं, आप नाम बताइए। तो डायरेक्टिव जो दिया गया है हमारे यहाँ, थोड़ा सा यूपीएससी वाले जो बच्चे होते हैं उनकी तैयारी हमारे यहाँ की तैयारी में डिफरेंस ये हो जाता है कि वहां पर ये चीजें थोड़ी सी एक्सप्लेन की जाती है कि भाई क्वेश्चन की जो डिमांड है वो ये है और आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। इसको देख के पूरा तय होता है कि आपको लिखना क्या है, किस दिशा में आपको अपने आंसर को ले जाना है। इसको देख के बस उतार दिया आपने तो फिर हो गया खत्म सब। ठीक है, पूछा क्या है आपसे वो बताना। तो अभी तक ऐसे क्वेश्चन आते नहीं थे तो ज्यादा हमने ध्यान उस पर दिया नहीं, लेकिन अब देना पड़ेगा। पूरा आंसर ही बदल गया। देखिए पहले क्या बता रहा था मैं आपको और अब क्या बता रहा हूं, सिर्फ इस वर्ड के चलते। वो समझना पड़ेगा हमको। भाई जैसे आलोचना करें, समीक्षा करें, है ना, प्रकाश डालें, इनका अपना एक महत्व होता है, इनको देख के फिर आंसर लिखा जाता है। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा और उद्देश्य, और क्या करना है आपको, समझाना है। समझाने का मतलब क्या है कि भाई ये है क्या, आपसे बस इतना पूछ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए क्या है ये एक भारत श्रेष्ठ भारत। याद कीजिए संविधान, भारत की एकता और अखंडता। ठीक है, भारत मतलब विविधताओं का देश, जाति धर्म पंथ नस्ल सब एक साथ यही रहते हैं, और उसके बीच क्या करना, एकता भी रखना है, और हमको दूसरा क्या रखना है, अखंडता भी। अखंडता मतलब समझते हैं क्या, दीवार हो लेकिन दरारों के साथ दीवार ना हो, वो इंश्योर करना इस देश में बहुत कठिन है। ठीक है, फॉरेन कंट्रीज में ऐसा नहीं होता, वहां पर सारे व्हाइट्स हैं। जैसे ब्रिटिशर्स की ताकत क्या थी, उन लोग भी लड़ते थे आपस में, उन लोग भी आपस में लड़ते थे। आप देखिए 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, कितनी लड़ाई होती थी ये आपके जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था और उसके नीचे जो सब ये लोग थे, गोली, मतलब एक बार ऐसी स्थिति आई थी कि बंदूक तान दिए थे एक दूसरे के ऊपर, लड़ते थे वो। लेकिन वो बहुत जल्दी एक हो जाते थे। क्यों हो जाते थे, क्योंकि सब आखिरी में उनको ये रियलाइज हो जाता था यार ये तो अपना ही भाई है, ये भी गोरा मैं भी गोरा, ये भी एक खास धर्म का मैं भी एक खास धर्म का, तो जल्दी यूनिटी हो जाती है। भाई जैसे आप अपने घर में भाई से लड़ रहे हो, बहन से लड़ाई हुई, आखिरी में क्या होता, मिल जाते हो। लेकिन वही पड़ोसी से हो तो जीवन भर उसका मुंह नहीं देखोगे, क्योंकि आप जानते हो कि भाई वो अलग है, और इसके साथ आप जानते हो कि भाई ये मेरा भाई है बहन है माँ बाप है, उनके साथ आप जुड़ जाओगे फिर से, क्योंकि वो आपके अपने हैं। अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं, राइट। तो ये है, तो उनमें यूनिटी जल्दी हो जाती थी, क्योंकि वो किसी ना किसी पॉइंट पे जाके एक होते थे, चाहे नस्ल हो, चाहे धर्म हो, चाहे सोच हो, चाहे कल्चर हो उस देश का। हमारे यहाँ ऐसा नहीं रहा है, डिफरेंसेस बहुत ज्यादा रहे हैं, आज भी है। और आप देखते हैं कभी कभी ये जो डिफरेंसेस है वो सांप्रदायिकता का रूप ले लेता है। हमारे यहाँ देखते हैं कि दो स्टेट्स आपस में लड़ पड़ते हैं। आप देखिए असम और ये त्रिपुरा के बीच में लड़ाई हो गई थी, मणिपुर वाली जगह को आप देखिए, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में लड़ाई होती रहती है सीमा को लेके।
तो स्टेट आपस में लड़ पड़ते हैं, बताइए। लोग तो खैर लड़ते ही, फिर जाति धर्म के नाम पे राजनीतिक ध्रुवीकरण हो जाता है। जाति पंथ जिसको जो समझ आता है वो, मतलब वोट बैंक के लिए जो अच्छा वैसा करने लगते हैं भाई, है ना। तो हमारे देश में डिफरेंसेस ज्यादा है और डिफरेंसेस कई बार पैदा भी किए जाते हैं, खाइयां खींच दी जाती है। तो उससे हमको निजात पाना है, ठीक है। और उसके लिए क्या होना चाहिए कि भाई पूरे भारत को हम एकता के सूत्र में बांधे, तब भारत क्या बनेगा, श्रेष्ठ भारत बनेगा। जब भारत में होगी एकता तभी क्या होगी, भारत में होगी श्रेष्ठता। बिना उस एकता को हासिल किए भारत कभी श्रेष्ठ बन ही नहीं सकता। तो अब सरकार इसके लिए क्या चलाएगी, अभियान चलाएगी। और अभियान क्या चलाई है, सांस्कृतिक आदान प्रदान। अभी देखिए वाराणसी तमिल समागम हुआ था, वाराणसी के कलाकार तमिलनाडु वहां पर प्रस्तुति देने गए थे क्लासिकल संगीत का, और तमिलनाडु के जो कलाकार हैं वो वाराणसी आए थे। अद्भुत आयोजन। क्योंकि हमारे यहाँ भारत में आप देखोगे कि एक अदृश्य दीवार खड़ी हुई है, किसके किसके बीच में, नॉर्थ और साउथ के बीच में अदृश्य दीवार है। कभी आप जाइए साउथ इंडिया, सबसे पहले तो भाषा को लेके आपको दिक्कत होगी, वो अपनी भाषा को लेके बड़े वो हैं, त्रिभाषा फॉर्मूला को वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे कि भाई हिंदी नहीं चाहिए बोलते हैं। जबकि हमारे यहाँ हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, वो बोलते हैं हमको नहीं चाहिए, बोलते हैं तुम्हारी हिंदी जितनी पुरानी नहीं हो तो बाद में निकली है अवहट्ट और इससे होते हुए, हमारी तो क्लासिकल है। संस्कृत से भी पुरानी है हमारी तमिल, बोलते हैं लीजिए। मलयालम वाले बोल रहे हैं कि नहीं हमको नहीं चाहिए। तो डिवाइड एक तरीके से आपको दिखाई देता है, ठीक है, डिवाइड आपको एक दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, ये जो समागम आयोजित किया गया था वो इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया था कि भाई वो बैरियर जो है नॉर्थ और साउथ का वो हट जाए, सांस्कृतिक एक वो बने, पुलिंग हो जाए, ताकि भविष्य में क्या हो, तमिलनाडु का जो बंदा है वो नॉर्थ इंडिया में जाके जॉब पा सके और नॉर्थ इंडिया का बंदा साउथ इंडिया में, बिना किसी भेदभाव के। अभी क्या होता है, जैसे आपको ध्यान होगा झारखंड, झारखंड का स्थापना दिवस था, उसको सेलिब्रेट किया गया कहां, हमारे छत्तीसगढ़ के राजभवन में, ठीक है, पेपर में आया था। तो ऐसा आजकल हो रहा है कि भाई जैसे मान लो छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस है तो उसको पता चल रहा है गुजरात में सेलिब्रेट किया जा रहा है, एकता स्थापित करने का प्रयास। आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ टूरिज्म और गुजरात टूरिज्म का कोऑर्डिनेशन है, हमने कोऑर्डिनेट किया हुआ है। समय समय पर आप देखिए आदिवासी महोत्सव जो हुआ वो क्या है, ये सब एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत किए जा रहे प्रयास ही हैं। ये सब एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत किए जाने वाले प्रयास ही हैं, ठीक है। तो समझ गए अवधारणा क्या है इसकी, कि सांस्कृतिक मेल मिलाप को बढ़ाना ताकि देश में एकता हो सके, अनेकता के बीच एकता का तत्व ढूंढा जा सके। उद्देश्य आप बता देंगे कि भाई इससे देश की का जो सॉफ्ट पावर है वो बढ़ेगा, है ना। सांप्रदायिकता कभी सिर नहीं उठा पाएगी, क्षेत्रीयता पर राष्ट्रवाद हावी होगा। खींचते जाओ फिर जितना आप खींच सकते हो इसमें, समझ गए। चलिए तो ये भी किया जा सकता है, ठीक है। बाकी की स्लाइड्स कहाँ हैं, पूछता हूँ एक मिनट, आज यहीं इतना ही रखें, पूछता हूँ एक बार क्या करना है ना। समझ आया अच्छे से कि ऐसी ये लगा कि यार सर बस टाइम पास कर, ऐसा तो नहीं लग रहा ना, है ना। लग रहा है ना कि भाई अगली बार जब हम बैठेंगे तो हमको क्या करना है क्या नहीं करना। डरना नहीं है क्वेश्चंस को देख के, डरना नहीं है, सोचो कि उस वर्ड का मतलब क्या निकल रहा है, याद रखना। हर हर एग्जाम में आप ऐसा कर सकते हैं, हर एग्जाम में। यहाँ टेस्ट सीरीज हम लोग चलाते हैं तो वही एटीट्यूड विकसित करने के लिए चलाते हैं। जितना टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करोगे आप उतने आप निखरोगे, उतने निखरोगे। आपको नहीं आते हुए क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करना सीखना है, क्योंकि अभी तक क्या देखिए पेपर 7 बहुत भारी पड़ा है ना, नहीं मिलता नंबर इसमें,
ठीक है, या बच्चे नंबर गंवा देते हैं, डर जाते हैं देख के वो। लिखो, आपको नंबर मिलेगा, पास तो हो जाओगे एटलीस्ट। ठीक है, 80 नंबर 90 नंबर भी आ गया तो अभी तक तो ऐसे ही जा रहा है। पिछली बार बस थोड़ा 100 क्रॉस किया था। नया सब्जेक्ट होता है थोड़ा सा, है ना, लेकिन इतना भी हवा नहीं आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। किसी 15 नंबर पूछ ले और अच्छे से लिख दोगे आप। समझ आया? मैं थोड़ा सा अलग थोड़ा सा चीज बताया हूँ, मैं आपको एकदम स्पेसिफिक में नहीं ले गया हूँ कि यार देखो ऐसे ही ऐसा होता है, ऐसा लिखना चाहिए, ये इसका सही आंसर था, मैं उस पर नहीं ले गया हूँ आपको। ऑन द स्पॉट आप क्या कर सकते थे या हमने क्या किया ऑन द स्पॉट, वो मैंने आपको बताया। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षण व्यवस्था को पुनर्गठित करती है, व्याख्या कीजिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सिक्स टू रिकॉग्नाइज हायर एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, यहां पर एक वर्ड लिखा है देखिए इंग्लिश में, सिक्स। अरे यार देखिए, पुनर्गठित करती है, पुनर्गठित करने का प्रयास करती है, इसका मतलब क्या निकल रहा है? पुनर्गठित करने का प्रयास करती है, और हिंदी में क्या निकल रहा है? पुनर्गठित करती है। इसलिए बोला जाता है कि आपको क्वेश्चन जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ना चाहिए। समझ आ रही बात, कितना बड़ा डिफरेंस है? और आपको ये भी पता होगा कि जब कोर्ट में चैलेंज किया जाता है किसी भी क्वेश्चन को, तो किसको देखा जाता है? ठीक है, मतलब इंग्लिश में अच्छी खासी कमांड आपकी होना चाहिए। दिव्या मैडम के सानिध्य में अच्छा आप लोग सीख रहे हैं, है ना? तो दोनों में पढ़ना है आपको कि भाई बोल क्या रहा है वो। अब देखिए क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक तरफ है, इधर क्या है आपका उच्च शिक्षण व्यवस्था। बस इस पर फोकस करो आप। व्याख्या करना है, मतलब सीधा आपको बताना है कि इस वस्तु स्थिति क्या है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब ज्यादा स्कोप है नहीं, आपको गागर में सागर भरना है, राइट? अब ये सबसे पहले आप ये देखो कि भाई जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, वो है क्या, उसके क्रक्स क्या क्या है। तो आप क्या कर सकते हो इसमें, जैसे आपका पेपर है तो आप यहाँ पर इतना ही लाइन मिलेगा आपको, यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आप ऐसा लिख दो हाईलाइट्स, अगर इंग्लिश में लिख रहे हो तो हाईलाइट्स, और अगर हिंदी में आप लिख रहे हो तो लिख दो विशेष बिंदु। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्या आपको विशेष बिंदु समझ आता है? क्या क्या है ना? अब देखिए वो अगर लिखोगे तो समझाना पड़ेगा पूरा। तो आप सबसे पहले ये देखो भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो किसके लिए है, मतलब 1-2 लाइन में आपको लिखना है कि भाई क्या करना है इसको, शिक्षा को प्रयोग आधारित बनाना, प्रायोगिक बनाना। सबसे पहला इसका जो क्रक्स है वो यही है। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है इसमें? मल्टीपल एग्जिट सिस्टम। बस इतना लिख के छोड़ दो, इतना ही लिखने का स्कोप है इसमें, समझाते नहीं बैठ सकते आप। मल्टीपल एग्जिट सिस्टम, एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ भाई आप कहना क्या चाह रहे हो। मल्टीपल एग्जिट सिस्टम मतलब आप जरूरी नहीं कि भाई एक बार आप कॉलेज में एडमिशन ले लिए तो पूरा 4 साल खत्म करके निकलो। आप अगर 1 साल पढ़ के भी छोड़ते हो तो भी आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल अगर करते हो तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद फिर आप बाद में जाके फिर से कंटिन्यू अपनी पढ़ाई कर सकते हो। अभी क्या होता है, बीच में छोड़े मतलब गया। अब ऐसा नहीं है, अब आप मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट है। दूसरी बात, तीसरा आप इसमें लिख सकते हो कि विषयों को चुनने की आजादी। अब आप बिल्कुल जरूर, पहले क्या होता था जैसे भाई मान लो अगर मैं साइंस स्ट्रीम का हूं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ही पढ़ना है, मैं ह्यूमैनिटिक्स का कोई सब्जेक्ट उसमें ऐड नहीं कर सकता था। अब क्या हो गया है कि एक बच्चा जो साइंस का स्टूडेंट है वो ह्यूमैनिटिक्स के भी कुछ सब्जेक्ट्स ऐड कर सकता है, ताकि आगे चल के भाई कॉम्पिटेटिव एग्जाम वो दे सके, या इंटरेस्ट था सपोज मेरा, है ना। दूसरा क्या है, मान लो अगर मैं आर्ट्स का छात्र हूं तो मुझे मान लो बायोलॉजी बहुत पसंद है, मैं बायोलॉजी को अपने साथ ऐड कर सकता हूँ। ये एक है। चौथा पॉइंट आप इसमें क्या लिखेंगे, वोकेशनल एजुकेशन, मतलब काम के साथ स्किल भी साथ में आपके जुड़ते जा रही है।
एजुकेशन प्लस स्किल, ये 4-5 बिंदु आपने लिख दिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर स्पेसिफिक बता दिए। अब यहां पर लिखना है भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ना, वो क्या है, पूरी तरह से जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है जो अब तक केवल और केवल क्या बोलना चाहिए, तथ्य आधारित रहा है ना, उसको पूरी तरह से चेंज कर देगा, है ना। साइड में बताएगा, मतलब अब देखिए मैं तो इंग्लिश में लिखता हूँ तो मुझे थोड़े से टर्मिनोलॉजी भी इंग्लिश में ही आ रहे हैं। मतलब एज सोन इन दी पॉपअप, जैसा कि तालिका में दिखाया गया है, इन सब प्रयासों के माध्यम से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को, है ना, तथ्य उन्मुखी ना बनाकर बल्कि एक प्रयोग उन्मुखी बनाता, ताकि देश में उद्यमशीलता का महत्व जो है वो बढ़े, उद्यमशीलता का महत्व मतलब उद्यमशीलता का एक माहौल तैयार हो सके, छात्रों में शिक्षा के साथ कौशल का भी विकास हो सके। ठीक है, जो अब तक की एजुकेशन पॉलिसी में नहीं था। ठीक है, वर्तमान, आप इसको थोड़ा सा भी लिख सकते हो, वर्तमान एजुकेशन पॉलिसी या वर्तमान जो हमारा शैक्षणिक तंत्र है वो छात्रों को बांधता ज्यादा है, उन्मुक्त कम करता है। लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्योंकि मल्टीपल एग्जिट और एंट्रेंस का प्रावधान किया गया है, तो अब छात्र जो है उन्मुक्त रूप से अपने पसंद के विषयों को पढ़ सकते हैं। ऐसा करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा स्पेसिफिक भी डाल दिया हमने, क्योंकि अब 4 नंबर पे आ चुके हैं अपन, थोड़ा सा ये चीज आपको करनी पड़ेगी, 4-5 हाईलाइट उसके कोर बात। अब देखिए वो दिमाग में आपके तुरंत आना चाहिए। ठीक है, कि हाँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये खास बातें, बस। ठीक है, अगेन सिर्फ एक्सप्लेन करने बोला है तो वस्तु स्थिति को आपको बताते हुए आगे बढ़ जाना। समझ आया? चलिए आगे चलते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स, ठीक है, स्पेसिफिक इसमें एक इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो कि भाई दिल्ली में सबसे पहले खुला था। ठीक है, 1946 के आसपास कुछ था। ठीक है, अब इसको आप वर्ड एनालिसिस कर लीजिए, एम्स मतलब इंस्टीट्यूट है ये। ठीक है, मेडिकल साइंस का इंस्टीट्यूट है, सबसे पहली बात तो ये है। और एक इंस्टीट्यूट में क्या होता है, शिक्षा दी जाती है, अनुसंधान होता है, अनुसंधान एवं विकास, प्लस क्या होता है, शिक्षा का मानकीकरण होता है, एक स्टैंडर्ड एजुकेशन की भाई क्या होना चाहिए, क्या पढ़ाया जाना चाहिए, यही होता है इंस्टीट्यूट का, यही काम है। एम्स अनुसंधान और विकास, शिक्षा, है ना, प्रयोग। ठीक है, और इसको किसके साथ जोड़ दिया गया है, इसको जोड़ दिया गया है स्वास्थ्य सुविधा के साथ। आपको पता होगा मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में रोगियों के ऊपर टेस्टिंग करने की, ट्रायल करने की छूट होती है। पता है कि नहीं ये चीज? नहीं पता? जैसे मेकाहारा है, उसमें बकायदा मेंशन रहता है कि भाई आपके ऊपर ट्रायल किया जा सकता है ना, क्योंकि भाई है, बहुत सारी वैक्सीन हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और उसके लिए एक ह्यूमन बॉडी चाहिए। ठीक है, तो प्रयोग हो सकता है, और प्रयोग सफल रहा तो अच्छी बात है, नहीं हुआ इसलिए लोग मतलब थोड़ा सा कतराते हैं लोग कि भाई मेकाहारा अभी फिलहाल मत जाओ, स्थिति को देखते हुए रामकृष्ण में एडमिट कराओ, है ना। लेकिन फिर भी भाई जो गरीब तबका है उनको एक वर्ल्ड क्लास हेल्थ सुविधा जो है एम्स के माध्यम से प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो एम्स के बारे में सारी चीज बता दो कि भाई इंस्टीट्यूट है, ये इसका महत्व है, मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में नए मानक स्थापित करना, है ना, अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना। ठीक है, और वर्ल्ड हेल्थ बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग वैश्विक चिकित्सा शिक्षा के अनुरूप भारत की चिकित्सा शिक्षा को मानकीकृत करना, प्रयोग एवं अनुसंधानों को बढ़ावा देना, और इसके साथ ही साथ
जो अंतिम पायदान के जो व्यक्ति हैं उन तक विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पहुंचाना। हो गया, इतना ही आपको लिखना है। थोड़ा बहुत एक काम करो, यहां पर एक आध दो उसका नाम लिख दो, जैसे एम्स दिल्ली, स्थापना वर्ष याद आ रहा तो अच्छी बात है। आपको इतना पता चल रहा है कि भाई 40 के दशक में हुआ था तो वो कर दो। सबसे पहला है ये तो पता होगा, सबसे पहला है एम्स। ठीक है, फिर एक काम करो, चारों कोनों में बता दो ऐसे करके, ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका होता है। ठीक है, जैसे भारत का मैप बना दिए, यहाँ पे बता दिए एम्स दिल्ली, है ना, यहाँ पर बता दो एम्स ये, एम्स बॉम्बे। ठीक है, साउथ का एक बता दो, तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट हो गया। साथ में यहाँ पे अपना बढ़िया प्यारा सा छत्तीसगढ़ का खींच दो ऐसा नक्शा। ठीक है, और यहाँ पे बता दो एम्स छत्तीसगढ़, क्योंकि CGPSC में हो गया। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन है। ठीक, आपने एम्स के बारे में बता दिया, साथ में मैपिंग भी कर दी, ये कर दोगे तो बहुत अच्छा है। और हमेशा भारत में जो भी दिखाना 4 कोनों के हिसाब से दिखाओ, ये भी एक ट्रिक है। और अपना स्टेट है उसके बारे में थोड़ा सा दिखा दो। बोलते ना मैप बनाना चाहिए, तो ये सबसे बढ़िया तरीका। 4 कोने, सब एम्स का नाम आपको नहीं पता, अगर पता है तो अच्छी बात है, जनरली नहीं पता रहता कि भाई कितने हैं टोटल, अपन थोड़ा सा नहीं रहता भाई दिमाग में, क्या करोगे है ना, कि भाई कितने टोटल एम्स है, नहीं पता अपने को। हो सकता है हम जो पढ़े गलत डाटा हो, ऐसा भी हो सकता है, 1-2 बार एम्स खुल गया हो। अब अगर आपको पता है तो लिख दो कि वर्तमान में इतने एम्स हमारे यहाँ है। नहीं पता तो बस इतना लिख के आप प्रेम से आगे बढ़ जाओ, बगल में साइड में ये बना दो। अगर बन रहा है तो, हड़बड़ी में हो तो फिर ये कोशिश मत करो। ठीक है, चलिए, लेकिन हाँ ये समझ लो कि इंस्टीट्यूट मतलब करता क्या है, बस ये 2 वर्ड से आप पूरा खेल जाओगे। समझ आया? चलिए ठीक है, आगे चले। बोर तो नहीं हो रहे हो ना आप लोग? बड़े धीरे से बोल रहे हो। नो सर। चलो, केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना एवं उसके उद्देश्य पर संक्षिप्त टीप लिखिए। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट। अगेन ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो है वो बता दो। ठीक है, ओपिनियन देने की आवश्यकता फिलहाल नहीं है। ठीक है, या फिर ओपिनियन अगर देना भी है तो स्टैंडर्ड क्या है वो थोड़ा सा बता दो, कि इसके साथ ये होता तो और थोड़ा सा अच्छा हो जाता। ठीक है, ये क्योंकि टीप बोला है ना आपसे, टिप्पणी नहीं बोला है, टीप बोला है। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय देखिए क्या है, इसकी स्थापना होती केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के तहत। ठीक है, संवैधानिक रूप से इसका गठन हुआ है। ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय मतलब क्या है, ये इसमें वर्ड पकड़िए क्या है, केंद्रीय, सेंट्रल, केंद्रीय वर्ड पकड़ लिया आपने। दूसरा वर्ड क्या पकड़ा आपने, विश्वविद्यालय। क्या पूछा आपसे, स्थापना, तो बता दो भाई कि भाई संविधान के संवैधानिक प्रावधानों के तहत इसकी स्थापना हुई है। आपको एक्ट पता नहीं है, 2009 है, क्या है आपको नहीं पता सपोज, है ना, आप सीधा लिख दो कि भाई इसकी स्थापना सांविधिक रूप से की गई है। ठीक है, और ये हो गया, सांविधिक रूप से इसकी स्थापना की गई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अब भाई केंद्रीय यूनिवर्सिटी का क्या काम होगा, देश भर में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, है ना, उनको क्या करना, उनके लिए एक स्टैंडर्ड सेट करना। वैसे तो बाकी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो किससे गवर्न होती हैं, यूजीसी से। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है क्या होती है भाई, सेंट्रली गवर्न होती है, और इसके जो चांसलर होते हैं कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति। सेंटर से गवर्न हो रहा है मतलब क्या है, ये बाकियों के लिए क्या होगा, रोल मॉडल होगा, कि ये जो करेंगे, होता है ना एक आदर्श विद्यालय या आदर्शिता का पैमाना सेट करना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेंगे, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होंगे, इनको पूरा फंड भी कहां से आएगा, सेंट्रल से आएगा। दूसरा क्या होगा, यहाँ की जो प्रैक्टिसेस होंगी उसका फॉलो क्या करेंगे, बाकी लोगों के लिए वो क्या होगा, गाइडिंग फोर्स होगा। बाकी लोग भी उसको देखकर, बाकी यूनिवर्सिटीज भी वहां जो भी पाठ्यचर्या है, वहां जो भी अनुसंधान है, वहां जो पढ़ने पढ़ाने का जो तौर तरीका है, उसको वो क्या करेंगे, अपने यहाँ इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, लागू करने की कोशिश करेंगे।
और इसका मेन पर्पस क्या होता है, देश में शिक्षा के क्षेत्र में, है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब कि खोज और अनुसंधान को बढ़ावा देना। ठीक है, अब इसमें आप ये लिख सकते हो कि भाई कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय है, अगर याद आ जाए तो ये फिर वो उसका हो जाता है कि भाई आपने कितना जनरल नॉलेज इकट्ठा करके रखा हुआ है, या कभी कभी पढ़ते पढ़ते नजर चली गई रहती है हमारी, है ना। तो ये है इसमें, है ना, स्थापना का उद्देश्य समझ आ गया आपको कि भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षा के साथ जोड़ना, है ना, वही उद्यमशीलता का विकास करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना वगैरह वगैरह। सेंट्रली गवर्न है, तो मतलब क्या करना, विभिन्न जो संस्थाएं हैं, शैक्षणिक संस्थाएं, उनके लिए करिकुलम डिसाइड करना, है ना, और दूसरे देशों के साथ शैक्षणिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। आप देखिए इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं वो विदेशों में भी जाते हैं, वहां की यूनिवर्सिटी से बच्चे यहाँ पर आते हैं। ठीक है, ऐसे करके आप बता दीजिए, फिर वो एक नक्शा खींच के साइड में छोटा सा, मतलब दिल्ली में ये है, यहाँ पर ये है, ऐसा करके छत्तीसगढ़ का एक दिखा दो, गुरु घासीदास, बस हो गया, इतना ही लिखना है इसको। ठीक है, तो यहां पर क्या है, इन क्वेश्चंस में आपका प्रेजेंटेशन महत्व रखता है, तथ्य नहीं। तथ्य जाना तो दैट टू गुड, बहुत अच्छी बात है वो। ठीक है, एग्जामिनर क्या करता है, थोड़ा सा ना मॉडल आंसर तो खैर उसके पास होता ही है, लेकिन वो कई बार क्या देखता है कि भाई इसको, ये जैसे क्वेश्चन है इसमें मान लो किसी बच्चे ने पूरा फैक्ट डाल दिया है, तो अब उसके लिए स्टैंडर्ड वही हो गया। अब मान लो आपकी कॉपी फंसी, अब आपने फैक्ट नहीं डाला है, तो थोड़ा सा इसके बजाय आपको कम मार्क्स मिलेगा। तो ये भी डिपेंड करता है कि मान लो किसी ने कोई नहीं लिखा है, फैक्ट लिखा ही नहीं किसी ने, तो फिर वो ये देखेगा कि भाई कितनी होशियारी से अपनी बात उसने रखी है। ठीक है तो मॉडल आंसर तो एक तरफ है ही, मॉडल आंसर जैसा नहीं लिख सकता कोई भी, है ना, अनटिल अनलेस आपको पेपर ना पता हो। नहीं तो फिर क्या है, बच्चे ही क्राइटेरिया सेट कर देते हैं। भाई जैसे हम लोग कॉपी जांचते हैं तो यही देखते हैं कि अरे यार वो तो 2-3 कॉपी पहले वाला जो है वो तो पूरा फैक्ट के साथ लिखा है, पूरा बता दिया कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी और ये वो, हो सकता है वो पढ़ के ही आया तो फंस गया, ऐसा भी होता है। तो फिर वो दूसरों के लिए थोड़ा सा मुश्किल खड़ी कर देता है, लेकिन फिर भी नंबर मिलता है। ठीक है, नहीं जानते हुए भी ये दिखाना कि मैं जानता हूं, है ना, ये एक ब्यूरोक्रेट के एक अच्छा फीचर माना जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, आप जो पढ़ के गए हैं वो अगर वहां पर आ गया और आपने बना लिया तो वो आपकी याददाश्त है। ठीक है, और आपने केवल शब्दों का एनालिसिस करके सही लगभग सही सही लिख दिया, तो आपकी क्या है, बुद्धिमत्ता है। एक तरफ याददाश्त है और एक तरफ बुद्धिमत्ता। आप बताइए किसको ज्यादा महत्व दोगे? कई लोग बोलते हैं ना कि यार ज्यादा नहीं पढ़ता वो, लेकिन धुआंधार नंबर आता है उसका। तो हम लोग भी जैसे कॉपी चेक करते हैं तो वही है, बुद्धिमत्ता को पहले देखते हैं। भाई याददाश्त मतलब वो तो लक के ऊपर था उसका, या तो ऐसा हो कि भाई सब में वो थ्रू आउट पूरा फैक्ट दिया तब समझ आता है कि नहीं भाई याददाश्त भी है बुद्धिमत्ता भी है, अगले में विलक्षण है इसकी प्रतिभा, तब समझ आता है कि हाँ भाई ये दोनों पैमाने पे खरा, वो तो फिर सर्वश्रेष्ठ है। और अगर वो वाली चीज ना हो कि भाई नहीं हमको याद नहीं है, तो फिर बुद्धिमत्ता से आप खेल सकते हो, बराबर कर सकते हो अपने आप। सर्वश्रेष्ठ तो नहीं बनोगे लेकिन श्रेष्ठ बन जाओगे, और श्रेष्ठ भी बन गए तो पोस्ट मिल जाएगा। सर्वश्रेष्ठ हो तो टॉपर हो, फिर श्रेष्ठ भी बन गए तो पोस्ट मिल जाएगा ना, फिर और क्या चाहिए, है ना। अब देखिए क्या है नेक्स्ट, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बढ़ते कदम योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, बढ़ते कदम, अब यहां पर एनालिसिस आप नहीं कर सकते, है ना, कि भाई जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, है ना, कि उनको आर्टिफिशियल पांव देना वो नहीं कर सकते आप, है ना, इसमें थोड़ा सा आपको वो करना पड़ेगा क्योंकि ये कट टू कट पूछा है। बढ़ते कदम योजना क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है इसको, और इसमें क्या किया जा रहा है कि भाई जो दिव्यांगता है, जो दिव्यांगता है उसको लेकर जन जागृति, जन जागरूकता, है ना, दिव्यांग व्यक्तियों का रोजगार, सामाजिक आर्थिक न्याय के साथ उनको जोड़ना, मतलब कुल मिला के उनका जो भी भला आप सोच सकते हो सब यहां पर आपको लिखना है कि उनका सामाजिक कल्याण, आर्थिक कल्याण, राजनीतिक कल्याण, है ना,
शिक्षा में उनकी भागीदारी, ठीक है, उनका पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन, ठीक है, और समाज में दिव्यांगता के प्रति जो पूर्वाग्रह है उसको दूर करना। हमारे समाज में आज भी थोड़ा सा यही है, दिव्यांग लोगों को लोग पूर्वाग्रही दृष्टिकोण से देखते हैं, ठीक है, कि भाई उनका, भाई मान लो जैसे क्या है कि मतलब जैसे किसी की आंख नहीं है तो उसको कोई उटपटांग नाम दे देंगे, किसी की हाइट नहीं है उसको कुछ उटपटांग नाम दे देंगे, तो पूर्वाग्रह होता है कि भाई इसको थोड़ा सा दूर रखो। ये भी अभी समाज में मतलब प्रचलित है, ये मान के चला जाता है कि जो दिव्यांग व्यक्ति है वो अपने कर्मों, पूर्व जन्म के कर्मों की सजा भुगत रहा है। ऐसा कुछ मानसिकता हमारे देश में, हमारे समाज में बहुत पहले से ऐसी चली आ रही है, ठीक है। आपको अष्टावक्र की कहानी याद होगी अगर पढ़ा हो आपने, ठीक है, तो वहां पर हमको दिखाई देता है कि भाई जो दिव्यांग व्यक्ति हमेशा उपहास का पात्र बन जाया करता है, तो उसी चीज को दूर करने का प्रयास बढ़ते कदम के तहत किया जा रहा है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा सोच समझ के ही लिखना पड़ेगा, आता हो तो ठीक, नहीं आता हो तो स्किप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपकी कॉपी से आपकी पर्सनैलिटी पता चलती है, ठीक है। एग्जामिनर को ये भी लगना चाहिए कि हाँ भाई नहीं आता तो नहीं लिखा है, ये नहीं आता तो नहीं लिखा है, सीधी सी बात, मतलब बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं की है, ठीक है। बुद्धिमानी दिखाना अलग बात और बेवकूफ बनाना अलग बात होती है, तो आपको बुद्धिमानी दिखानी है अपनी, बेवकूफ नहीं बनाना, क्योंकि एग्जामिनर के ईगो में हट कर गया फिर वो बाकी के क्वेश्चंस में भी फिर आपसे मतलब पूर्वाग्रही होकर जांचेगा आपकी कॉपी को, फिर नहीं देगा नंबर, ऐसा भी होता है, याद रखिएगा ना। तो ये है बढ़ते कदम योजना, है ना, कि दिव्यांगों का पुनर्वास करना और दिव्यांगता को लेकर समाज में जो पूर्वाग्रह है उसको दूर करना। अब भाग 3 आ गया, 8 नंबर का प्रश्न। भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रमुख कार्यक्रम एवं योजनाओं के बारे में लिखिए, है ना। अब ये स्ट्रेट क्वेश्चन है, सीधा बोला है, आता है तो लिखो, नहीं तो आगे बढ़ो। अब यहां पर सोचना पड़ेगा आपको रुक के कि सरकार क्या कर रही है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। भारत सरकार, है ना, केंद्र सरकार बोला, राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे प्रमुख कार्यक्रम एवं योजनाओं के बारे में लिखे, प्रमुख बोला है अगेन। और दूसरी चीज क्या होता है, प्रोग्राम अलग होगा, स्कीम अलग होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, भाई प्रोग्राम ये है, ठीक है भाई, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कर रहे हैं, और क्या है, समग्र शिक्षा अभियान हो गया, सर्व शिक्षा अभियान हो गया, स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ठीक है, स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, और क्या है, भोजन सहाय योजना, भोजन सहाय योजना, ठीक है, ये हो गया। स्कीम में वो आपसे एक चीज जानना चाहेगा, एक का नाम आपको लिखना पड़ता, पीएम श्री योजना, जो अभी चल रहा है, पीएम श्री योजना, जिसमें क्या किया जा रहा है, स्कूल्स को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, ठीक है। पीएम श्री योजना स्कीम, ये अगर वो देख लेगा तो वैसे ही आधा जंग आप जीत गए। इसके बारे में थोड़ा अच्छे से लिख दीजिए, क्योंकि प्रमुख योजना है ये, सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं होती हैं कुछ, तो वो उनमें से ये एक है, ठीक है। इसके बाद आप लिख लीजिए वही एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखेंगे इसको, वहां से चुरा लो, रिसर्च इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, वो भी एक स्कीम ही है, ठीक है। और क्या है आपका, हाँ, पीएम पोषण शक्ति योजना, ये शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, मध्याह्न भोजन, है ना, उससे भी एनरोलमेंट रेट हमारा बढ़ा है, आंगनवाड़ी कार्यक्रम, आईसीडीपी प्रोग्राम, आईसीडीएस प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जो सब चल रहा है आपको बता देना, जितना आपको समझ आए, जितनी आपकी श्रद्धा भक्ति, क्योंकि प्रमुख बोला है वो, सारे तो बोल नहीं सकता। तो पीएम श्री हो गया, ऐसे जो मोटे मोटे तौर पर है उनको आपको यहाँ पर बता देना, ठीक है। कुछ स्कीम को प्रोग्राम बना के लिख दिया, प्रोग्राम को वो थोड़ा बहुत कंसीडर हो जाता है, लेकिन ब्लैंक नहीं छोड़ना है इसको, क्योंकि इतना तो हमारा है। कई बार ऐसा होता है हमको योजना का नाम नहीं आता, याद आता, लेकिन कॉन्सेप्ट पता रहता है अपने को, तो आप ऐसा लिख दो, इसके अलावा, है ना, एक विशेष प्रोग्राम के तहत ऐसा ऐसा भी किया जा रहा है जो कि सरकार की
शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट लिख के आपने उसको कंक्लूजन बना दिया आप। ये यहां पर फिर आपने बुद्धिमत्ता दिखाई अपनी, कि आपको याद नहीं आ रहा था कि यार अटल टिंकरिंग लैब एक होता है जिसमें लैब्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, लैब्स में प्रायोगिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन उसका नाम याद नहीं आ रहा था आपको, अटल टिंकरिंग लैब। तो उसका कॉन्सेप्ट लिख के आप आगे बढ़ जाओ, वो समझ जाएगा कि हाँ भाई अटल टिंकरिंग लैब के बारे में बात कर रहा है बच्चा। ठीक है, उसको कंक्लूजन बना दिया हमने। तो ये ट्रिक है ना। चलिए, बेसिक अंतर देखो क्या होता है। योजना जो होती है ना, ये योजना तैयार की जाती है विधायिका के स्तर पर। विधायिका के स्तर पर योजनाएं तैयार की जाती है। ठीक है, मंडल मंत्री परिषद इनके स्तर पर। इसके बाद क्या है, योजनाओं के अंतर्गत बनाई जाती नीतियां। ये नीति कौन बनाता है, हमारी कार्यपालिका। नीति निर्माण किसकी विषय वस्तु है, कार्यपालिका। कि भाई उस योजना को इंप्लीमेंट करना है। भाई जैसे मैं डिसाइड किया कि भाई मेरा मेंस खत्म हो गया, मुझे एंजॉय करना है, ये योजना है। ठीक है, अब कार्यक्रम कौन बनाएगा, कार्यपालिका, मतलब दोस्त यार, कि आज तू एक काम कर, अभी तो सो जा जाके, थका हुआ है, शाम को अपन मिलते हैं, है ना। ठीक है, और उसके बाद फिर एक जगह पर मिलने के बाद क्या होगा, प्रोग्राम आगे करना क्या है। ठीक है, अब प्रोग्राम मतलब ये नीतियां तैयार होगी कि भाई ये नीति है अपनी आज की, कि यहां जाना है वहां जाना है ना। उसके बाद क्या होगा, इसके अंतर्गत कुछ स्कीम्स लॉन्च की जाएंगी कि चले काम करते हैं, तेरे ऊपर ज्यादा लोड पड़ेगा, बिल स्प्लिट कर लेते हैं, शेयर। आज जितना भी खर्चा होगा 60% तुम्हारा, 40% हम लोग बियर अप करेंगे। स्कीम आ गया। ठीक है, और स्कीम के तहत फिर क्या होगा, आपका जो भी कार्यक्रम है वो संपन्न किया जाएगा। तो ये सब किसके स्तर पर होगा, कार्यपालिका के स्तर पर। विधायी स्तर पर केवल क्या होगा, योजना। समझ गए, इसको तोड़ तोड़ के फिर फाइनली क्रियान्वयन कर दिया जाएगा इसका। समझ गए, तो ये अंतर होता है दोनों में। ये पॉलिटी में अपन पढ़ते हैं इस चीज को, और शायद मैंने चर्चा भी किया था आप लोगों से, आपको ध्यान होगा तो, है ना, कि कार्यक्रम और इसमें स्कीम में क्या अंतर होता है। ठीक है, आपसे आपको पता होगा मैंने एक चर्चा किया था, सामाजिक न्याय किसको कहते हैं। एक तो किया था ना चर्चा कि भाई न्याय का मतलब क्या होता है, सामाजिक न्याय का, वो भी क्वेश्चन में आया है। ठीक है, अपन लोग फिलॉसफी में वो पढ़े थे, सार्त्र का सत्ता अस्तित्व का पुरोगामी है ना, बताया था, रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल, तो वो भी आया था। तो कुल मिला के हमारा पढ़ने का जो डायरेक्शन वो सही रहा है ना। इतनी कहानी समझ आ गई। चलिए, तो ये है ठीक। अब देखिए क्या है, समावेशी शिक्षा। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर पूरा आपकी समझ पे छोड़ दिया वो। समावेशी शिक्षा अभी एक दूर का सपना है। ठीक है, इसमें अपने विचार आपको देना तर्क सम्मत रूप से, क्या सोचते हो आप। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है। क्या होता है इंक्लूसिव एजुकेशन, सभी को शिक्षा, सभी को शिक्षा में शामिल करना है। ऐसा ना हो कि भाई एक वर्ग शिक्षा से वंचित रह गया और दूसरा जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ गया, जैसे अंग्रेजों के टाइम पे हुआ था। ठीक है, इसको इतिहास से ही जोड़ के लिखना था इस आंसर, वो पता है आपको क्या हुआ था जब यहाँ पर अंग्रेज आए थे, तो उन्होंने सत्ता किनसे छीनी थी, मुस्लिम शासकों से। तो उनको सबसे ज्यादा डर किससे था, मुस्लिम शासकों से था।
मतलब मुस्लिमों से था कि भाई अल्टीमेटली हम इन्हीं को सुपरसीड किए, चाहे अवध का नवाब हो, चाहे मेजोरिटी तो उस समय मुसलमान शासकों की थी ना। तो सबसे ज्यादा खतरा उनको किससे था? मुसलमानों से था। तो उनका पूरा ध्यान किनको किनको दबाने में था? मुसलमानों को, अंग्रेजों का। हाँ, और जब यो अपना पूरा ध्यान केंद्रित किए हुए थे इनको दबाने में, उसी समय क्या था, जो हमारे मतलब जो हिंदू जमात है भाई, वो तो स्वच्छंद थे, है ना। उनके ऊपर ऐसी कोई बंदिशें नहीं लगी हुई थी, क्योंकि उनका पूरा फोकस अभी मुसलमानों को डोमिनेट करने में। तो ये क्या हुआ, ये आगे बढ़ते चले गए, जैसे ईश्वरचंद विद्यासागर और ये सब जितने तमाम थे, खासकर बंगाल की क्षेत्र के, जिनको पढ़ाने का अच्छा माहौल मिला। जमींदार भी वहाँ के ज्यादा थे, पॉलिटिकली भी वो काफी साउंड थे। ठीक है, तो ये आगे बढ़ते गए और ये क्या है, पीछे रह गए शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में और इसमें सब में। बाद में अंग्रेजों ने क्या किया था कि इनके पिछड़ेपन का कारण किनको बता दिया था? हिंदुओं को बता दिया था। और वहीं से हमारे यहाँ सांप्रदायिकता के बीज बो दिए गए थे। डोमिनेट किन्होंने किया और दोष किन के ऊपर लगा दिया? तो जो सांप्रदायिकता की आग उन्होंने सुलगाई, वो आज भी कहीं ना कहीं भड़क उठती, कभी ना कभी वो पूर्वाग्रह हमारे मतलब डाल के चले गए, समझ लीजिए, हमारे हमारे और आपके मनों में। और उसी को दूर करने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसा अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर कैसे देना था? देखिए, अब इसमें आप स्टैंड ले सकते हो, या तो आप बोलो हाँ, या तो बोलो नहीं। आपको स्टैंड लेना है। आप हाँ या नहीं में नहीं रह सकते यहाँ पर कि हाँ सही बोल भी रहे हो लेकिन उतना भी सही नहीं बोल रहे हो आप। नहीं, यू विल हैव टू टेक स्टैंड। आप या तो बोलो हाँ कि हाँ भाई आपका कहना सही है, उसके रीजन ये है, मैं ऐसा इसलिए मानता हूँ कि भाई आज भी हमारे यहाँ देखिए, आज़ादी के इतने साल बाद जो महिला शिक्षा है उसका दर जो है आपका 30% के लगभग आसपास बना हुआ है। ठीक है, आज भी क्या है, कई जो महिलाएं हैं बाल विवाह हो जाता है कई जगहों पर। आज भी हमारे यहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन जो है इतना है, आज भी वो अपने बेसिक जीवन को जी रहे हैं, मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं वो। ठीक है, कई जगहों पर स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कई जगहों पर स्कूल है लेकिन टीचर्स नहीं है। ऐसे करके आप तमाम खामियां गिना सकते हो और उसके आधार पर बना दोगे कि हाँ भाई अभी कम से कम 20-30 साल तो भूल जाओ आपकी सभी को शिक्षा बराबर मिल जाएगी। लेकिन ये थोड़ा सा आपका निराशावादी दृष्टिकोण दिखाएगा, बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर। मतलब आप खुद आसान्वित नहीं हो, सरकार इतना प्रोग्राम चला रही है और आगे चल के आप सरकारी सेवक बनने वाले हो और आप इतने निराशावादी हो। आपके तर्क भी सही है लेकिन आपका सोच सही नहीं है। या तो समाधान बताते हुए खत्म करो कि भाई ऐसा ऐसा है, दुश्वारियां माना, लेकिन अगर ऐसा ऐसा हम कर देते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब सभी को शिक्षा सुलभ हो जाएगी। सरकार के द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि सरकार के द्वारा यद्यपि तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, है ना, किंतु कहीं ना कहीं उनके क्रियान्वयन के स्तर पर अभी खामी है। उसे यदि दूर कर लिया जाए तो निश्चित तौर पर वो दिन दूर नहीं जब सभी को शिक्षा सुलभ हो जाएगी। यहाँ पर आपने अपने ऊपर ले लिया क्योंकि आप कार्यपालिका के भाग बनने वाले हो, तो यहाँ पर आप इनडायरेक्टली ये जता रहे हो कि रुको मेरे को तो आने दो, मैं सब ठीक करूंगा। यार मैं खामी है, मैं आता हूँ फिर देखो कैसे सबको शिक्षा राइट करता हूँ। ये सरकार को कभी नहीं घिरना है, याद रखना। क्रियान्वयन को पर ले लो, लाल फीताशाही हावी अभी थोड़ी सी ऐसा वैसा करके, एनरोलमेंट टीचर्स टाइम पे नहीं आते, ऐसा वैसा करके थोड़ा सा ऐसा बना सकते हो। प्रतिबद्धता नहीं है, बहुत ज्यादा लिखने का स्कोप इसलिए नहीं क्योंकि 8 नंबर में 15 नंबर में तो चलो फिर भी आप खेल जाते हो। अब दूसरा स्टैंड ये है कि भाई मैं इससे सहमत नहीं हूं। ठीक है, तो इसमें आप ये बताओगे कि भाई देखो भारत का ट्रेंड कैसा रहा है। आजादी से पहले कुछ विशेष वर्गों तक ही शिक्षा, ठीक है, फिर यहाँ के लोगों ने अपने प्रयासों से शिक्षा हासिल की, उस शिक्षा के दम पर ही उन्होंने क्या किया, दूसरे लोगों में जन जागृति फैलाई। राजा राम मोहन राय और ये सब क्या थे, प्रारंभिक तौर पर पढ़े हुए लिखे हुए लोग थे।
आजादी के बाद सरकार ने शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया, न्यू ये पॉलिसी लेकर आए, वो पॉलिसी लेकर आए, और उसके बाद भी क्या है, एनरोलमेंट रेट हमारा बढ़ता गया। थोड़ा सा एक ऐसा ग्राफ बता दो, वर्ष बता दो यहाँ पर ऐसे, और ऐसे करके थोड़ा सा ग्राफ बना दो, क्योंकि शिक्षा तो भाई देखो बढ़ रही है, नो डाउट। ठीक है, तो आखिरी में ये कंक्लूड कर दोगे कि भाई क्योंकि भारत में केवल 70-75 सालों में ही शिक्षा का इतना स्तर बढ़ चुका है, जहां पहले महिलाएं, है ना, 0% साक्षरता दर थी, आज वो कम से कम 30% तो है। और भारत जैसे विकासशील देश के लिए ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, सर्विस सेक्टर में हमारा जीडीपी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है, ये करके आप थोड़ा सा खींच सकते हैं। ठीक है, और फिर फाइनली बता दो कि भाई निरंतर हम प्रयासरत हैं और समावेशी शिक्षा जो है वो बहुत जल्द ही साकार होने वाला है, क्योंकि भारत के लोगों में ही पढ़ने की ललक जागृत हो चुकी है। जनता की तारीफ कर दो भाई, सरकार से ऊपर भी जनता है, उसके में ललक है, इसलिए पढ़ रही है जनता। आज गांव-गांव, शहर-शहर में बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई तू हर द्वार जैसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं राज्य स्तरों के द्वारा, ऐसा करके दे दो, हो गया, जस्टिफाई कर दिया आपने तर्क समेत, है ना, कि भाई शिक्षा पर व्यय जो है हमारा अभी तक कितना रुपए होता था, 1.5% के अराउंड था, इसको सरकार क्या बोली कि 3% तक लेकर जाएंगे। तो बस समावेशी शिक्षा जो है आपकी बहुत जल्दी साकार हो जाएगी अगले आने वाले दशकों में, है ना। शिक्षा के क्षेत्र में भी भारत का बोलबाला होगा, बस खत्म। तो एक आशावाद पे आपने खत्म की बात को, तो आपको मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में ये वाला स्टैंड लेना सही था, मेरे हिसाब से। भाई कई लोग इसको भी लिख के अच्छा लिखे होंगे, जस्टिफाई किए होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ये वाला स्टैंड लेना था, क्योंकि इसमें आपका ज्यादा समय खपत नहीं होता, समय को भी तो देखना है ना अपने को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत में दिव्यांगता के प्रकार निर्धारण एवं दिव्यांग जनों हेतु कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लिखिए। राइट अबाउट द टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज प्रिस्क्राइब्ड इन दी इंडिया एंड मेजर स्कीम्स रन बाय गवर्नमेंट फॉर देयर वेलफेयर। अगेन स्पेसिफिक क्वेश्चन है, दिव्यांगता के कितने प्रकार हैं? 21 प्रकार हैं अभी फिलहाल। अब पूरे तो याद होंगे नहीं, तो जितना याद आता है उतना लिख दो, अगर याद है तो अच्छी बात है। देखो मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आते हुए भी मत लिखो, 21 के 21 अगर याद है तो पूरा 21 लिखो, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो भाई जो जो आप समझ पाते हो कि भाई लोकोमोटर डिसेबिलिटी, एसिड अटैक वालों को भी अभी इसमें लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा डीफनेस हो गया, डम्बनेस हो गया, ऑटिज्म हो गया, है ना, लेप्रोसी वाला हो गया। तो जितना भी है यहाँ पर आप आपकी कैपेबिलिटी से लिखेंगे। थैलीसीमिया हो गया, तो जिसको जितना आ जाए, है ना, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है कि भाई इसने ज्यादा लिखा है, इसने कम लिखा है। प्लस अब योजनाएं हैं, एक तो बढ़ते कदम तो अपन देख लिए, है ना, कुछ नहीं तो नाम लिख दो बस, नहीं पता तो नाम लिख दो बस, कुछ ना कुछ तो करना भाई। 8 नंबर में 3 नंबर तो देगा वो, उसमें भी अपना काम बन जाएगा, डूबते को तिनके का सहारा। ठीक है, और इसके अलावा ये भी लिख सकते हो कि भाई जो मतलब इसी पेपर से बता रहा हूँ ना आपको, जैसे सारथी स्कीम है, एनईपी सारथी, उससे भी तो अप्रत्यक्ष रूप से दिव्यांगों को लाभ होगा। हो सकता है उस कॉलेज का जो टॉपर बच्चा हो कोई दिव्यांग हो, तो इसी में से चुरा के आप 3-4 चीजें लिख दो, और बाकी अगर आपको याद है, आप याद करके गए, वैसे तो याद करके जाओगे आप, क्योंकि आपके सिलेबस में है ना, वो अगर करके गए तो द बेस्ट है। नहीं है तो इसी पेपर में कुछ कुछ है, वो 3-4 ठो आप लिख के इतना जुगाड़ बना सकते हो कि 2-3 नंबर आपको मिल जाए, छोड़ना नहीं है लेकिन। समझ गए? तो ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है, याद आया तो करोगे, नहीं याद आया तो फिर वही बुद्धिमत्ता की साइड आपको जाना है। ठीक है, चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ठीक है, 2 ऑप्शन, भारत में राष्ट्रीय शोध अनुसंधान फाउंडेशन के कार्यों के विषय में बताइए। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है, नेशनल रिसर्च फेलोशिप मिलता है, आपको पता है। अनुसंधान के क्षेत्र में आप काम करो, नेट जीआरएफ क्वालिफाई करो, और उसके बाद फिर आपको
प्रोजेक्ट मिलता है, उसमें फिर स्कॉलरशिप अगर मिलता है 30-40 हज़ार रुपये पर मंथ, ऐसा कुछ उसका वो रहता है। ठीक है, अगेन राष्ट्रीय शोध और अनुसंधान फाउंडेशन है, तो अगर अच्छा लिखना तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई इसकी स्थापना वर्ष क्या है, पूरा हिस्ट्री आपको बताना पड़ेगा इसका, क्योंकि 15 नंबर में अभी आ चुका है मामला। हिस्ट्री बताओ आप उसका कि भाई हिस्ट्री क्या रही है इसकी, है ना, ब्रिटिश काल से पहले की बात है या बाद की बात है, ये सारी बातें आप इसमें लिखोगे। फिर साइड में आप इसका ये भी बताओगे कि भाई बेसिकली करता क्या क्या है, इसकी उपलब्धियां क्या क्या रही हैं अभी तक, ये सारी चीजें। तो ये स्पेसिफिक है एकदम, इसमें आप ज्यादा हवाबाजी नहीं कर सकते। अब नहीं आ रहा तो क्या करोगे भाई, दूसरा ऑप्शन भी अगर ऐसा है कि वो भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, तो करोगे क्या आप? तो फिर वही ट्रिक, राष्ट्रीय सेंट्रल स्तर शोध अनुसंधान, और इसी को फिर खींच दोगे आप आगे, 15 नंबर में 5 नंबर देगा। ठीक है, आता है तो करोगे, नहीं तो फिर वही बुद्धिमत्ता का परिचय देना है आपको, है ना। अब दूसरा ये वाला सबसे बढ़िया, इसमें अगेन आपसे आपका ओपिनियन पूछा है, वो कहां तक उचित है भाई, हाउ फार इट इज जस्टिफाइड टू अलाउ द फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू एस्टैब्लिश देयर कैंपसेस इन इंडिया। मैं हमेशा क्लास में जोर देता हूं बच्चों को कि आप लोग पेपर पढ़िए, एडिटोरियल पढ़िए। ये एडिटोरियल में आया था, दैनिक भास्कर के एडिटोरियल में चेतन भगत जो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने ये संपादकीय लिखा था इसके बारे में कि भाई जो फॉरेन इंस्टीट्यूट्स हैं वो भारत में आने चाहिए नहीं आने चाहिए, बहुत अच्छे से उन्होंने एनालिसिस करके उसको लिखा हुआ था। ठीक है, तो जिन्होंने वो पढ़ा होगा, क्योंकि जैसे मेरी नज़र के सामने से गुजरा था और मैं हर एडिटोरियल पढ़ते ही लोग जानते हैं, तो वो दिमाग में था कि भाई किस किस पॉइंट को लेके उन्होंने काउंटर किया था, इसको क्यों अच्छा है क्यों बुरा है बताया था इन्होंने, और लास्ट में फिर कंक्लूड किए थे। तो बस वैसे ही मैंने भी कर दिया। क्या करना है आपको, जस्टिफाइड करना है ना, कहां तक उचित है बोल रहा है आपसे। देखिए उचित तो है, लेकिन कहां तक उचित है उसकी एक सीमा है। उचित तो है बोल रहा है वो, आपको बिल्कुल ये नहीं बोल रहा है कि भाई आप गलत साबित कर दो इसको कि आने ही नहीं चाहिए, बंद करो, हट बंद करो सब। उचित है वो, लेकिन किस सीमा तक, आप क्या सोचते हो? तो आप इसमें क्या बताओगे, आप इसमें बताओगे भाई कि जो भारत है, इतिहास से खींचो इसको, भारत जो है नालंदा, विक्रमशिला, हाँ जी चलिए। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, भारत का बताना है बैकग्राउंड कि वे भारत क्या रहा है, शुरू से एक विश्व गुरु की भूमिका में रहा है। नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, है ना, ये शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा था कि भाई विदेशों से लोग पढ़ने के लिए आते थे भारत में। उसके बाद फिर क्या हुआ, ब्रिटिश साम्राज्यवाद का दौर आया और उन्होंने क्या किया, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर कुठाराघात किया, शिक्षा में सुधार के नाम पे। और तब से लेकर स्थिति ये है कि आज हमारे यहाँ की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उनका वर्ल्ड लेवल पर, है ना, कहीं पर कोई नामो निशान नहीं है। आईआईटीज वगैरह जो हम इतना मानते हैं, उसका विश्व स्तर पर भी कोई 555वां रैंक ऐसा कुछ आता है। यहाँ के जो टॉप आईआईटी, उसका आईआईटी बॉम्बे टॉप आईआईटी है, उसका 555 या 56वां नंबर आता है ना। तो ये विसंगति हमारे देश। और आज क्या हो रहा है, स्थिति ये है कि लगभग $2 बिलियन, है ना, हर साल कहां जा रहा है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज जा रहा है। ठीक है, लगभग 2 लाख छात्र जो हैं वो भारत से बाहर विदेशों में पढ़ाई करने जाते हैं, ऑक्सफोर्ड और इस टाइप की यूनिवर्सिटीज में, और जहां पर जम के पैसा उनसे लिया जाता है। मतलब वहां पर एक एक सेमेस्टर की जो फीस है वो 70-70 लाख रुपए होती है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज वगैरह में 70-70 लाख एक सेमेस्टर की। ठीक है, और फिर क्या होता है, ये जो 2 लाख बच्चे हैं उसमें से ये मान के चलिए कि 1.5 लाख या 1,75,000 वही रह जाते हैं, वापस नहीं आते उन लोग। तो ब्रेन ड्रेन की समस्या है
भाई वापस क्यों आएंगे, वो इतना खर्चा किए हैं तो वसूली भी वहीं से होगी। भाई यहाँ पर अगर आप बीए करके घूमोगे तो कोई पूछ परख नहीं है आपकी। वहां बी कॉम कर लोगे, बीए कर लोगे तो वहां पर रिसर्च में आपको ले जाएंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है वहां पर। ठीक है, तो भारत लौट के कोई क्यों आएगा। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे देश में समस्या क्या हो रही, ब्रेन ड्रेन, रिसोर्स ड्रेन, संसाधनों का विदेश में जाना, ये सारी चीजें हो रही है। कारण क्या है, हमारे देश में जो एजुकेशन है वहां पर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सही नहीं है, उसमें अभी भी कमी बनी हुई है। ठीक है, पढ़ने वाले हैं तो पढ़ाने वाले नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है पाठ्यक्रमों का, सालों से वही चीज पढ़े आ रहे हैं अपन, सालों से, है ना। भाई जैसे अपन पीएससी में पढ़ते हैं तो वही धातु गलाने की टेक्निक पढ़ रहे हैं अभी भी, लोहा निकालने की टेक्निक, और वही याद नहीं होता। सबसे ज्यादा वही रूल आता है साइंस में, वात्या भट्टी और इसी में फंसे हुए हैं अभी भी, और दुनिया एआई में पहुंच गई है। 150 साल अपन पीछे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो क्या होगा जब ये इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर आएंगे, तो क्या होगा, साथ में वो अपनी पढ़ाने की टेक्निक भी लेके आएंगे, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे। वो हमारे यहाँ एजुकेशन का वैसा इन्वायरमेंट डेवलप होगा जैसा उन देशों में है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ठीक है, आज बोलते हैं ना हमारे यहाँ की इंजीनियरिंग पास आउट जो भी स्टूडेंट होता है वो काम के लायक नहीं होता, उसमें से केवल 2% ही काम के इंजीनियर बनते, बाकी सब नाम के इंजीनियर बनते। तो वो सारी विसंगति जो होगी वो खत्म हो जाएगी, हमारे यहाँ का जो रिसोर्स है वो यहीं पर रहेगा। तो ये इसके क्या फायदे, ऐसे करके आप बताओगे। कुछ नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि भाई दिक्कत क्या होगी कि भाई यहां से कमाई करेंगे वो, लेकिन खर्च क्या करेंगे, अपने देश में करेंगे वो। मतलब कहीं ना कहीं जो रिसोर्स है फिर भी बाहर जाएगा, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ तब भी होगा। दूसरा क्या होगा कि एक तरीके से हमारे देश में जो एक शिक्षा के स्तर को लेकर जो एक भेदभाव है, भाई जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला, शिक्षा का स्तरीकरण है ना। सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो मतलब ये मान लिया जाता है कि अरे यार ठीक है, भविष्य नहीं है तुम्हारा। और अगर प्राइवेट में पढ़ रहे हो आप तो ये मान लिया जाता है कि भाई बहुत उज्जवल भविष्य है आपका। पढ़ रहे हो आप लेकिन ट्यूशन नहीं कर रहे हो तो ये मान लिया जाता है कि नहीं यार कमी है अभी भी। ट्यूशन कर रहे हो, 3 ट्यूशन कर रहे हो तो ज्यादा, 4 ट्यूशन कर रहे हो तो और ज्यादा उज्जवल भविष्य वाले बच्चे हो आप। तो ये जो एक है ना, मतलब एक जो गैप है हमारे यहाँ, असमानता है शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा है लेकिन असमानता है, वो थोड़ा सा और बढ़ेगा। क्योंकि इन कॉलेजेस को कौन एफर्ट कर पाएंगे, अगेन अमीर लोग, है ना। और जो गरीब है उनके लिए यहाँ पर स्कोप सीमित होगा, है ना। लेकिन सरकार फिर प्रयास करेगी तो स्कॉलरशिप प्रोग्राम को और वो अच्छे से चलाए, यहाँ पर फ्री में एडमिशन दिलाए कुछ अपने खर्चे पे। ठीक है, तो ऐसे करके आप गिना गिना के थोड़ा, मतलब जैसे 10 अच्छी बातें आप बता रहे हो, 2-4 तो कमियां बता दोगे आप, और आखिरी में आप ये लिखोगे कि भाई मात्रात्मक रूप से देखा जाए तो इन संस्थाओं की स्थापना से देश को फायदा ज्यादा है, यहाँ के शिक्षा तंत्र को फायदा अधिक है। और इस वजह से मेरे विचार में, है ना, क्योंकि आपसे आपका विचार जानना चाहे, मेरे विचार में यहाँ पर हमको फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। तब हमारे देश में एक शैक्षिक क्रांति जो है वो हो पाएगी। ऐसे करके आप कंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ये आपका एनालिसिस था। ठीक है, और आपको समझ आ गया होगा कि भाई इतना भी कठिन नहीं है। अगर आप स्मार्ट हैं तो आप आसानी से इस पेपर को डील कर जाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा हवा है पेपर 7 का। ठीक है, तो सारी चीजें आपकी बुद्धिमत्ता पर निर्भर। आप देखिए 80% जो क्वेश्चन है, इनफैक्ट 90% मैं बोलूंगा,
हमने एक एकदम सहज बुद्धि से, एकदम कॉमन माइंड से केवल शब्दों को एनालिसिस करके पकड़ के अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, मतलब 75 मार्क्स में आप समझ लीजिए कि केवल और केवल अपने कॉमन सेंस से 60 मार्क्स का क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं, और उसमें 50 अगर आपको मिल गया तो दैट इज टू गुड। ठीक है, 75 में 50 अगर मिल गया तो बहुत अच्छा है, और बाकी में फिर आपका वो स्कोप है ही, तो मतलब एक अच्छा खासा आप स्कोर कर ही सकते हैं इस पेपर में। ठीक, ज्यादातर बच्चे इसलिए फेल होते हैं इसमें क्योंकि छोड़ के आ जाते हैं, वर्ड्स को एनालिसिस करना सीखे ही नहीं, तो देखते हैं अरे राष्ट्रीय शैक्षिक फाउंडेशन ये तो पढ़ा ही नहीं उस सिलेबस में, छोड़ो। ठीक है, ये दिक्कत होती है बच्चों में, छोड़ना नहीं है आपको। पेपर 7 के बारे में यही थंब रूल बोला जाता है कि एकदम जब तक स्पेसिफिक ना हो, जैसे उड़ान वाला बताया आपको, वो एकदम स्पेसिफिक है। जैसे सीआरपीसी की धारा आपसे पूछा है, बार्गेनिंग और प्लीडिंग, नहीं बता सकते उसको आप, क्योंकि आपने नहीं पढ़ा है, वो हमारे सिलेबस में है भी नहीं, इनफैक्ट सिलेबस में वो नहीं है, लेकिन फिर भी दिया है आउट ऑफ सिलेबस, क्या करोगे। जैसे इस बार देखो साइंस में आप यूरिन फॉर्मेशन की पूरी प्रक्रिया पूछ लिया है, जबकि आप अगर उसको पढ़ोगे बायोलॉजी में, तो मैं शायद भूल रहा हूँ, एक साइकिल बनता है उसमें बहुत अजीब टाइप का, पूरा यूरिया फॉर्मेशन से लेके पूरा आगे तक है उसकी प्रक्रिया, जबकि वो सिलेबस में है ही नहीं हमारा। किडनी के बारे में पूछ लिया है, सेक्रेशन, तो आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर, फिर वही आपको कॉमन सेंस से ही चीजें करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज यहीं पर कंक्लूड करते हैं, और फिर मुलाकात होती है आपसे नए सब्जेक्ट्स में किसी में, जहाँ सेवा का अवसर मिले। ठीक, चलिए, थैंक यू वेरी मच।